चलिए ठीक है। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे वो टॉपिक है साइक्लोन एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये प्रीलिम एज वेल एज मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीलिम में भी इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं और मेंस में तो बनते ही बनते हैं, करेक्ट। तो साइक्लोन्स के बारे में जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें हम लोग देख रहे थे कि साइक्लोन एग्जैक्टली क्या होता है। ठीक है, एक सर्कुलेटरी सिस्टम है जो लो प्रेशर के अराउंड बन रही है नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर दोनों तरफ, बट नॉर्थ हेमिस्फीयर में उसका जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, और साउथ हेमिस्फीयर में जो सर्कुलेटरी सिस्टम बन रहा है वो क्लॉकवाइज बन रहा है, करेक्ट। तो ये बेसिक साइक्लोन का डेफिनेशन है। उसके अलावा हमने देखे टाइप्स क्या होते हैं। तो बेस्ड ऑन लोकेशन उसके दो टाइप है। पहला जो टाइप है उसे हम लोग कहते हैं कि भाई टेम्परेट साइक्लोन, और दूसरा जो उसे हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। अभी ये बेस्ड ऑन लोकेशन कैसे हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि कहां पे वो फॉर्म हो रहे हैं, लैटिट्यूडनली, ठीक है। सो लैटिट्यूड वाइज हमने जो देखा था तो उसमें हमने देखा था कि ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है दे फॉर्म विद इन द ट्रॉपिकल एरिया दैट इज 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है, जिसे हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया कह रहे हैं। तो वहां पे ये जो साइक्लोन फॉर्म हो रहे हैं जिनको हम लोग कह रहे हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। एंड टेम्परेट साइक्लोन यूजुअली फॉर्म होते हैं अबाउट 45 डिग्री, ठीक है। तो 45 डिग्री जो बियॉन्ड ट्रॉपिकल रीजन एरिया है, करेक्ट। और 45 डिग्री वैसे तो इक्वेटर से लेकर पोल तक, मतलब 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का ये मिड है, ठीक है। दैट्स व्हाई द नेम इज मिड लैटिट्यूड, ठीक है। तो इसे ट्रॉपिकल सॉरी टेम्परेट साइक्लोन के साथ साथ इसे मिड लैटिट्यूड साइक्लोन भी कहा जाता है। उसके साथ साथ इसे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कहा जाता है। अभी एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल क्यों? क्योंकि ये बियॉन्ड ट्रॉपिक्स बन रहे हैं, तो ट्रॉपिक से अलग, ट्रॉपिक के बियॉन्ड बनने वाले जो भी साइक्लोन्स है उसे हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहते हैं, करेक्ट। तो ये हमने कल देखा था। उसके अलावा हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था पहली बार टेम्परेट साइक्लोन के बारे में कि टेम्परेट साइक्लोन एक्जैक्टली क्या होता है। तो टेम्परेट साइक्लोन के लिए हमने कल पढ़ा था पोलर फ्रंट थ्योरी। एक्जैक्टली पोलर फ्रंट थ्योरी क्या है, जिसमें दो अलग अलग तरीके के जो वार्म एयर मासेस एंड कोल्ड एयर मासेस, मतलब डिफरेंशियल टेम्परेचर वाले जो कुछ अपने एयर मासेस है वो एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं। तो यूजुअली मैंने कल भी बताया था आपको कि जो वार्म एयर मासेस है उनका यूजुअली हमने इसके पहले जो टॉपिक पढ़ा हुआ है याद होगा आपको एयर मासेस का, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो वार्म एयर मासेस है वो यूजुअली कहां पे फॉर्म होते हैं, बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में वार्म एयर मासेस बनते हैं एंड कोल्ड एयर मासेस आपके बन रहे इन पोलर रीजन। तो बेसिकली यहां से दो एयर मासेस जो बन रहे हैं कोल्ड एयर मास, करेक्ट, एंड वार्म एयर मास। तो यही वार्म एयर मास एंड कोल्ड एयर मास एक्चुअली एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं। एक दूसरे की तरफ मूव करना मतलब कि ये जो कुछ इक्वेटोरियल रीजन में बने हुए वार्म एयर मासेस है ये टुवर्ड्स पोल जाते हैं। उसी तरीके से जो नॉर्थ हेमिस्फीयर के आपके पोलर रीजन में बने हुए जो कुछ आपके एयर मासेस है, जो कोल्ड एयर मासेस है, ये साउथ की तरफ मतलब टुवर्ड्स इक्वेटर मूव करते हैं। और दोनों का जो मीटिंग पॉइंट है वो अबाउट 45 डिग्री होता है। तो 45 डिग्री पे वही एयर मासेस क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ मर्ज होते हैं। तो जहां पे मर्ज होते हैं वहां पे हमने कल देखा डिटेल में फिर सिस्टम कैसी बनती है। सबसे पहले जब फ्रंट भी हमने पढ़ा था तो हमने वही देखा था कि कोल्ड एयर मास एंड वार्म एयर मास जो एक दूसरे की तरफ आते हैं तो उससे एक यहाँ पे फ्रंट का एरिया बनता है, क्योंकि कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास के जो कुछ एयर है उसका जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट है। और डिफरेंट जितना ज्यादा डिफरेंस रहेगा टेम्परेचर में उस दोनों एयर के तो उतना ज्यादा मिक्सिंग कम होगा। मिक्सिंग कम होना मतलब इजीली वो मिक्स नहीं होंगे एट दिस लोकेशन जिसे हम लोग फ्रंट केयर है। तो फ्रंट पे इतना ज्यादा मिक्सिंग नहीं होता। तो ये तो इनिशियल कंडीशन होता है जब वो एक स्टैंड स्टिल कंडीशन बनाता है, उसको ही हम लोग कहते हैं स्टेशनरी फ्रंट, करेक्ट। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि ये वहां पे मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। पहले तो वो वैसे सिंपल एकदम एक दूसरे के तरफ आने के बाद एक दूसरे के सामने वो आके रुक जाते हैं, बट आफ्टरवर्ड सम टाइम, ठीक है, वहां पे क्या होता है मूवमेंट स्टार्ट होती है। तो कल हमने देखा था कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो विंड है जो कोल्ड एयर मासेस की है वो इस डायरेक्शन से इसको पुश करती है वार्म एयर को, और वार्म एयर जो है वो कोल्ड एयर को इस डायरेक्शन से पुश करती है। और उसके बाद हमने देखा था सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे बनती है। अभी ये मैं कह रहा हूं नॉर्थ हेमिस्फीयर का है, तो ये साउथ हेमिस्फीयर में सेम सिस्टम काम नहीं करेगी। साउथ हेमिस्फीयर में हमने कल देखा था कि कोल्ड एयर मास तो यहां से आएगा, मतलब नीचे से आएगा, क्योंकि कोल्ड एयर तो पोल की तरफ होती है। तो बेसिकली यहाँ पे फिर नीचे में कोल्ड एयर मास रहेगा और इसमें साउथ हेमिस्फीयर में नॉर्थ की तरफ आपका वार्म एयर मास रहेगा। बट हमने जो बेसिक पढ़ा हुआ है उसके अनुसार हमने पढ़ा था कि जो आपके विंड्स होते हैं वो साउथ हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ टिल्ट होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, कोल्ड एयर मास की जो विंड है मतलब उसमें जो कुछ आपके विंड है या मतलब एयर है, ठीक है, जो एयर है वो वार्म एयर मास को इस डायरेक्शन से पुश करेगी, मतलब लेफ्ट डायरेक्शन में, और वार्म एयर मास जो पुश करेगा वो इस डायरेक्शन में। तो रिजल्टेंट इनका सर्कुलेटरी सिस्टम
क्लॉकवाइज बन जाता है, बट यहाँ पे रिजल्टेंट क्या बना था, यहाँ पे रिजल्टेंट आपका एंटी क्लॉकवाइज बना था। तो एक ही याद रखना है, ये मैंने अभी कैसे बनता है ये सब कुछ आपको बताया हुआ है, बट आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना होता है कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो भी आपके साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनते हैं दे आर ऑल एंटी साइक्लोनिक। ये मैं बार बार क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसी स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये किसी भी हालत में नहीं बनना भूलना है। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में हमेशा एंटी साइक्लोनिक कंडीशन, सॉरी एंटी साइक्लोनिक भी चाहिए था, एंटी क्लॉकवाइज चाहिए था, वर्ड गलत यूज किया मैंने, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज। और साउथ हेमिस्फीयर में यही सिस्टम जो है वो बनेगा आपका क्लॉकवाइज। तो हमेशा ये दो कीवर्ड याद रख लेना। तो जैसे ही कोई भी साइक्लोन, अभी आगे जाके हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में पढ़ने वाले हैं, बट उनका भी सर्कुलेशन का जो डायरेक्शन है सेम ही रहेगा, ठीक है। नॉर्थ हेमिस्फीयर एंटी क्लॉकवाइज, साउथ हेमिस्फीयर क्लॉकवाइज, ये दिमाग में फिट ही कर लो क्योंकि इसी के ऊपर स्टेटमेंट बनेगा, मैं लिख के देता हूं, ठीक है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है कि दोनों एंटी क्लॉकवाइज, ये तो डायरेक्शन रिप्रेजेंट हो रही है, बट ये दोनों कंडीशन को हम लोग साइक्लोनिक कंडीशन बोलते हैं, क्योंकि साइक्लोनिक कंडीशन हमेशा बनेगी लो प्रेशर के अराउंड, ठीक है। तो यहाँ पे भी लो प्रेशर के अराउंड, यहाँ पे दो एयर मासेस एक दूसरे की तरफ आ रहे तो वो थोड़ा लो प्रेशर एरिया बनता है, क्योंकि हमने देखा ऑक्लूडेड फ्रंट वगैरह फॉर्म होता है, तो अभी वो डिटेल में हमने कल देखा था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो यहाँ पे लिखी हुई है कि इनका मूवमेंट कैसे होता है वो समझना बड़ा जरूरी होता है। तो यहाँ पे जो रेड में है वो कीवर्ड्स है, इनके ऊपर भी स्टेटमेंट बनेगा। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में यूजुअली जो वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में ये पूरा साइक्लोनिक कंडीशन रहता है, क्योंकि वेस्टर्लीज मतलब बिटवीन द ट्रॉपिक सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट के बीच में जो विंड, यूजुअली आपका परमानेंट विंड वहां पे मैकेनिज्म बना हुआ है, उनका डायरेक्शन होता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, करेक्ट। तो वही वेस्टर्लीज इन्हीं पूरे साइक्लोनिक सर्कुलेशन को फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में उनको मूव करता है। ये इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूं क्योंकि आगे जाके हम लोग कंपैरेटिव एनालिसिस करने वाले हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड टेम्परेट साइक्लोन के बीच में। तो वहां पे ये कंपैरेटिव एनालिसिस का एक बेस है, मूवमेंट किस तरीके से मूव करते हैं। यूजुअली उनका सर्कुलेशन तो अलग चीज होती है, सर्कुलेशन तो बन गया, बट कभी कभी हमने देखा ना कि लेट्स से कि हम लोग भौरा कहते हैं स्पिनिंग टॉप, तो स्पिनिंग टॉप तो घूमते भी रहता है बट एक ही जगह घूमता है कभी कभी, बट कभी कभी ऐसा होता है कि वो घूमते घूमते कहीं पे दूर एक कोई तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है, करेक्ट। एक ही जगह पे नहीं घूमता हूँ, कभी कभी घूमते घूमते दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हैं, किसी दूसरी तरफ जा रहा है हमारे रूम के, करेक्ट। तो उसी तरीके से ये जो कुछ साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम बनी है इन बोथ हेमिस्फीयर, नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर, वो विंड के द्वारा फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव करते चलती है, करेक्ट। ये याद रखना है हमेशा, ठीक है। और ये मोस्टली कब बनते हैं, तो विंटर सीजन में, करेक्ट, ये याद रख लेना। तो जैसे मैंने कहा था कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज एंड साउथ हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज सर्कुलेशन, ठीक है। तो ये हमने कल पढ़ा था। उसके अलावा अभी हम लोग पढ़ेंगे वेदर एसोसिएटेड विद दैट साइक्लोनिक कंडीशन। तो जो भी साइक्लोनिक कंडीशन बनती है उसका वेदर एसोसिएशन कैसा होता है। तो हमने ऑक्लूडेड फ्रंट जब पढ़ा था उसके बारे में एक चीज पढ़ी थी, अगर आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में, कि वो हमने पढ़ा था, बेटा वो हमने क्या पढ़ा था, याद है आपको, कि वहां पे ऑक्लूडेड फ्रंट बनता है। तो ऑक्लूडेड फ्रंट यूजुअली क्या होता है, सबसे पहले तो स्टेशनरी फ्रंट बनता है। स्टेशनरी फ्रंट में नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या होता है कि कोल्ड विंड इस डायरेक्शन से मूव करती है और वार्म विंड इस डायरेक्शन से। इसको एक्चुअली यहाँ पे कोल्ड विंड है, हाँ सॉरी कोल्ड एयर है, और यहाँ पे वार्म एयर है। तो इसी कोल्ड एयर और वार्म एयर के जो विंड्स है एक दूसरे को इस डायरेक्शन में पुश करते हैं, तो अल्टीमेटली ये जो सर्कुलेशन है ना ये चेंज हो जाता है। तो हमने देखा कि ये इसको इस तरीके से धकेलता है, तो ये जो कुछ एरिया है मतलब कोल्ड एरिया, ये ज्यादा अंदर तक आता है मतलब वार्म एरियाज में। उसी तरीके से वार्म एरिया कोल्ड एरिया में इंट्रूड करने की कोशिश करता है। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम, सॉरी ये जो स्ट्रेट लाइन था, जो एक स्ट्रेट फ्रंट है, बेसिकली दिस स्ट्रेट लाइन इज नथिंग बट द फ्रंट, करेक्ट, जो कोल्ड एयर मास एंड वार्म एयर मास के बीच में बना हुआ है। तो ये जो कुछ फ्रंट है ये अभी डिस्टॉर्ट हो गया, एकदम स्ट्रेट नहीं है। तो इस डायरेक्शन से जो पुश करने वाली एयर है जिसे हम लोग कोल्ड एयर मास कह रहे हैं, और ये जो एयर है इसे हम लोग वार्म एयर मास कह रहे हैं, या फिर वार्म एयर मास का एरिया है, करेक्ट। बट हमने एक बेसिक पढ़ा था, जब भी कोल्ड एयर वार्म एयर को रिप्लेस करती है तो वहां पे जहां पे कोल्ड एयर वार्म एयर के एरिया में इंट्रूड कर रही है, वहां पे बनने वाला जो कुछ एक एरिया होता है जिसे हम लोग फ्रंट कहते हैं, उसको भी हम लोग कहते हैं कोल्ड फ्रंट। तो इट मींस इन दैट रीजन कोल्ड फ्रंट का फॉर्मेशन हो रहा है। एट द सेम टाइम वार्म एयर जब कोल्ड एयर के एरिया में इंट्रूड करने की कोशिश करता है, तब वार्म एयर और कोल्ड एयर के बीच में जो एक फ्रंट बनता है उसे हम लोग कहते हैं वार्म फ्रंट। तो यही बेसिक डेफिनेशन थी, याद करिए। हमने जब पढ़ा था स्टेशनरी फ्रंट क्या होता है, देन वार्म फ्रंट क्या होता है, कोल्ड फ्रंट क्या होता है, तो बेसिक डेफिनेशन कोल्ड फ्रंट की इतनी है कि व्हेन द कोल्ड एयर मास इंट्रूड इन अ वार्म एयर मास, या फिर ट्राई टू रिप्लेस द वार्म एयर मास,
जब कोल्ड एयर वार्म एयर को रिप्लेस करने की कोशिश करेगा, इसका मतलब कोल्ड एयर की मूवमेंट हो रही है इन वार्मर रीजन, वार्म एयर मूव नहीं कर रही है, कोल्ड एयर एक्चुअली वार्म एयर के रीजन में जा रही है, तो वहां पे जो फ्रंट बनता है कोल्ड एंड वार्म एयर के बीच में, उसे हम लोग कोल्ड फ्रंट कहते हैं। उसी के साथ साथ जब वार्म एयर, व्हेन वार्म एयर ट्राइज टू रिप्लेस द कोल्ड एयर मास या फिर ट्राइज टू पुश द कोल्ड एयर मास, तो जब बनता है तो यहाँ पे जो फ्रंट बनता है इसे हम लोग वार्म फ्रंट बनते हैं। तो बेसिकली किसकी मूवमेंट हो रही है उसी के ऊपर वार्म फ्रंट एंड कोल्ड फ्रंट बनेंगे। जैसे कि यहाँ पे कोल्ड एयर पुश कर रहा है तो कोल्ड फ्रंट बनेगा, यहाँ पे वार्म फ्रंट वार्म एयर मास पुश करने की कोशिश करेगा तो वार्म फ्रंट बनेगा। ठीक है, तो दो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ टू फ्रंट्स। ठीक है, पहले तो स्टेशनरी फ्रंट था, अभी कौन सा फ्रंट आया, दो फ्रंट का फॉर्मेशन हुआ है, कोल्ड फ्रंट वार्म फ्रंट। तो यहाँ पे चार अभी टर्मिनोलॉजीज है, करेक्ट। और ये जब आप एग्जाम में निकालते हो ना तो ये चारों वर्ड वहां पे होने जरूरी होते हैं। क्या क्या, सबसे पहले तो ये कोल्ड एयर मास है, मतलब ये लाइन के इधर वाला पूरा कोल्ड एयर मास था, इस लाइन के इधर वाला वार्म एयर मास है, तो ये हमेशा रहेगा वर्ड। ठीक है, इसको अभी हम लोग साइक्लोन के हिसाब से अलग नाम देने वाले हैं, मैं नाम बताऊंगा एग्जैक्टली क्या देने वाले, बट लॉजिकली याद रखो कि ये जो एयर रहेगी इस पूरे सिस्टम के इधर में, ये कोल्ड एयर थी। हाँ, हमें समझ में तो आ रहा है कि जो पहले स्ट्रेट लाइन थी वो थोड़ा अभी डिस्टॉर्ट हो चुकी है एक पर्टिकुलर वे में, करेक्ट। उसी के साथ साथ यहाँ पे जो एरिया में आपकी जो एयर है उसे हम लोग वार्म एयर मास कहते हैं। एट द सेम टाइम यहाँ पे जो बनने वाला फ्रंट है वो कोल्ड फ्रंट रहेगा। अभी ये कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि भाई कोल्ड फ्रंट क्यों यहाँ पे बन रहा है। तो हमेशा याद रखो कि कोल्ड एयर जब पुश करने की कोशिश करता है तब इसके फ्रंट के पास, मतलब कि कोल्ड एयर और वार्म एयर के फ्रंट पे कोल्ड फ्रंट बनेगा। सिमिलरली जब वार्म एयर पुश करने की कोशिश करेगा तो कोल्ड एयर और वार्म एयर के बीच में जो फ्रंट बनता है वो वार्म फ्रंट बनता है, हमेशा ये याद रख लीजिए। ठीक है, तो बट जैसे हमने लास्ट टाइम भी बताया था कि कोल्ड एयर जो होती है ना वो ज्यादा हेवियर होती है, उसके साथ साथ इसमें ना ज्यादा पुशिंग पावर है, मतलब उसमें ना थोड़ा ज्यादा एनर्जी होती है, ऐसा समझ लीजिए। एनर्जी क्यों होती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऐसे हम लोग समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा ऐसा, मतलब वो लेट से कि खली वर्सेस कुछ तो एकदम लकड़ी पहलवान जैसा कुछ तो है, करेक्ट। तो खली तो वही उसको मतलब मूव नहीं कर पाएगा वो, जो भी एकदम वीक पर्सन है, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो कोल्ड फ्रंट है ना, या फिर सॉरी कोल्ड एयर है ना, वो एग्जैक्टली खली है। तो खली क्या कर रहा है, इस वार्म एयर को जो दुबला पतला है या फिर इतना ज्यादा वो पावरफुल नहीं है उसको जल्दी जल्दी रिप्लेस करता है। जल्दी जल्दी रिप्लेस कर रहा है, मतलब ये सिस्टम ना आगे बढ़ जाती है। तो ये सिस्टम जब आगे बढ़ेगी तो इसका ही जो कन्वर्जन है ना, ये इस तरीके से था अभी तक, करेक्ट, इस तरीके से था, तो यही ज्यादा आगे बढ़ जाता है। बट वार्म एयर इसको इतना ज्यादा पुश नहीं कर पाता। तो वार्म एयर इतना ज्यादा नहीं पुश कर पा रहा है, बट कोल्ड एयर तो वो ज्यादा पुश कर दी है, और यहाँ पे आपका बन गया है कोल्ड फ्रंट, और ये बन गया हमारा यहाँ पे वार्म फ्रंट। ठीक है, और इधर की जो एयर थी वो वार्म एयर थी, और इधर की जो थी वो कोल्ड एयर थी, करेक्ट। ठीक है, तो बेसिकली जब भी आप ऑक्लूडेड फ्रंट निकालोगे तो वो ऑक्लूडेड फ्रंट आपका यूजुअली इसी तरीके से आपको नोट करना पड़ेगा, मतलब दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोल्ड एयर की मूवमेंट बड़ी फास्ट हुई है। कोल्ड एयर की मूवमेंट बड़ी फास्ट हुई है, यहाँ पे तो बना हुआ कोल्ड फ्रंट है, बट कोल्ड फ्रंट की जो मूवमेंट है वो बड़ी फास्ट हुई है, और वार्म फ्रंट जो है वो इतना, सॉरी वार्म एयर जो है उतना ज्यादा नहीं पुश कर पाया। तो यहाँ पे वार्म फ्रंट बन रहा है, बट वार्म एयर, यहाँ पे वार्म एयर है वो इतना ज्यादा पुश नहीं कर पाया इसको। क्लियर, ठीक है। तो ऑक्लूडेड फ्रंट का रिप्रेजेंटेशन हमेशा ऐसे ही रहेगा, जिसे हम लोग कहते हैं इन्वर्टेड वी। आप समझ पा रहे हो, इन्वर्टेड वी। वी आप एक्चुअली हम लोग ऐसे निकालते हैं, तो ये इन्वर्टेड वी हो गया, या फिर सिंपली वी भी कह सकते हो, बट अभी फिलहाल तो यहाँ पे उल्टा वी हमें दिख रहा है, तो उसका रिप्रेजेंटेशन हमेशा इन्वर्टेड वी जैसा किया जाता है। तो बेसिकली ये होता है ऑक्लूडेड फ्रंट का रिप्रेजेंटेशन। तो उसमें चार टर्मिनोलॉजीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने कहा था कि कोल्ड एयर, देन कोल्ड फ्रंट, वार्म एयर एंड वार्म फ्रंट। ठीक है, बट मैंने अभी कहा आपको कि कोल्ड एयर जो है उसको हम लोग अलग नाम देने वाले हैं। तो बेसिकली ये जो एरिया है ना, जिस एरिया में कोल्ड एयर है, ठीक है, मैं नाम चेंज कर रहा हूं अभी, तो जिस एरिया में कोल्ड एयर है, देखो कोल्ड एयर तो वहां से लेके यहां तक पूरे कोल्ड एयर है, और इसके बीच में फंसी हुई जो एयर है इट इज वार्म एयर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कोल्ड एयर के बीच में अभी कौन सी एयर फंस गई है, वार्म एयर फंस गई है। बट आप यहाँ पे प्रिलिमिनरी जब ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहां से लेके यहां तक पूरा कोल्ड एयर है, कोल्ड एयर का एरिया है, और इसके बीच का जो एरिया है वो वार्म एयर का एरिया है। ये तो फ्रंट है हमारे, जो रेड लाइन यहाँ पे मैंने दोनों जो ड्रॉ करी है वो तो रेड लाइन आपका फ्रंट एरिया है, मतलब कोल्ड एयर एंड वार्म एयर के बीच का जो कुछ एक बाउंड्री बना हुआ है जिसे हम लोग फ्रंट कहते हैं, करेक्ट। तो वार्म एयर जो है वो कम एरिया में एक्चुअली डिस्ट्रिक्टेड हो चुकी है, एंड कोल्ड एयर का एरिया बढ़ चुका है। तो ये जो कोल्ड एयर मैं कह रहा हूं या फिर वार्म एयर का एरिया कह रहा हूं, इसी एरिया को एक्चुअली कोल्ड सेक्टर
एंड वार्म सेक्टर कहा जाता है जब हम लोग पढ़ते हैं साइक्लोन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये याद रख लेना। साइक्लोन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसको कोल्ड सेक्टर एंड वार्म सेक्टर कहा जाएगा। तो मेनली जब भी आप साइक्लोन एक्सप्लेन करोगे तो आपको वर्ड यूज करना है कोल्ड सेक्टर एंड वार्म सेक्टर, हमेशा याद रखो, ठीक है। वार्म सेक्टर एंड कोल्ड सेक्टर ये दोनों सही है, मतलब कि वार्म फ्रंट एंड कोल्ड फ्रंट वो सही रहेंगे, उसका नाम नहीं चेंज करना है। यूजुअली मैंने अभी तक ये वार्म सेक्टर एंड कोल्ड सेक्टर वाला एरिया नहीं, सॉरी वर्ड नहीं बताया था, मैंने सिंपली आपको कोल्ड एयर एंड वार्म एयर ही बताया था। तो जब भी आप टेम्परेट साइक्लोन के बारे में आंसर राइटिंग करोगे तो ये 4 वर्ड आपको आना जरूरी है। मतलब कौन कौन से? कोल्ड सेक्टर, कोल्ड फ्रंट, वार्म सेक्टर, वार्म फ्रंट, ठीक है, क्लियर। तो अभी देखिए कि हम लोग पढ़ने वाले वेदर एसोसिएटेड विद टेम्परेट साइक्लोन। तो टेम्परेट साइक्लोन में क्या क्या चेंजेस होते हैं वैसे देखो। तो देखो बिफोर अराइवल, अभी अच्छा वन मोर थिंग, अभी ये जो सिस्टम है ये सिस्टम कहां पे बनी हुई है? नॉर्थ हेमिस्फीयर में बनी हुई है। लेट से मैं ऐसे दिखा रहा हूं आपको, क्लियर, नॉर्थ हेमिस्फीयर। और एक कोई तो पर्टिकुलर लैटिट्यूड है, ऐसे मान के चलो कोई लैटिट्यूड है, लेट से कि इसको हम लोग 45 डिग्री कह रहे हैं फिलहाल, तो इसी 45 डिग्री पे ये साइक्लोन बन रहा है। तो बेसिकली मान के चलो कि अभी फिलहाल आप यहां पे रह रहे हो, मतलब ये बीच वाला एरिया आपका जो एरिया है, यहां पे रह रहे हो, तो ये XYZ तो कोई तो एक प्लेस है या फिर सिटी है जिस सिटी में आप रह रहे हो। तो ये जो एरिया है इट इज नथिंग बट द वार्म सेक्टर। वार्म सेक्टर मतलब यहाँ का टेम्परेचर कितना रहेगा? ज्यादा रहेगा, टेम्परेचर हाई रहेगा, करेक्ट। एट द सेम टाइम यहाँ पे इसके ही पीछे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, अभी देखो सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे सरकेगी, अभी फिलहाल तो ऐसी है, तो ये जब रोटेट करेगी तो यही वाला सेक्शन यहाँ पे आएगा, ये वाला सेक्शन ऐसे आएगा, और ये रोटेट करेगी तो ये वाला सेक्शन ऐसे, मतलब सेक्टर ऐसे चेंज हो जाएगा। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम में कंटिन्यूअसली इस तरीके से ना चेंज होते जाएगी। समझ में आ रहा है आपको? क्यों? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब घूमेगी तो यही वाली जो विंग आप लिप देख पा रहे हो, ये जो कुछ कोल्ड सॉरी वार्म फ्रंट जिसे हम लोग कह रहे हैं, दिस इज नथिंग बट द वार्म फ्रंट, दिस इज कोल्ड फ्रंट, ठीक है। तो ये वार्म फ्रंट की जो पोजीशन है वो यहाँ पे आ जाएगी, और उसी की तरह ये कोल्ड फ्रंट भी तो आगे बढ़ेगा क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो ये कोल्ड फ्रंट का पोजीशन फिर यहाँ पे आ जाएगा। उसी तरीके ये वार्म फ्रंट है, ठीक है। उसी तरीके से और ज्यादा इसमें सर्कुलेशन होगा, तो यही कोल्ड फ्रंट फिर सॉरी वार्म फ्रंट यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से, करेक्ट, और कोल्ड फ्रंट उसके पीछे यहाँ पे आ जाएगा। तो ये वार्म फ्रंट हो गया, ये कोल्ड फ्रंट हो गया। तो बेसिकली ये जो पूरी सिस्टम है ना ये सर्कुलेटरी सिस्टम रहेगी, तो ये घूमते रहेगी नॉर्थ हेमिस्फीयर में। तो क्या होगा अभी फिलहाल तो आप जो यहाँ पे डॉट देख पा रहे हो, दैट डॉट इज नथिंग बट द योर लोकेशन, करेक्ट, जहां पे हो। तो अभी क्या हो रहा है, जैसे मैंने कहा कि फिलहाल तो आपका वहां का टेम्परेचर ज्यादा है, करेक्ट, बट उसके ही पीछे से कौन आ रहा है? ये क्या है? ये आपका कोल्ड फ्रंट है। कोल्ड फ्रंट है मतलब क्या? उसके बाद उसके पीछे कौन आने वाला है? कोल्ड सेक्टर आने वाला है, करेक्ट। ये जहां पे आप हो वार्म एयर के रीजन में, मतलब वार्म सेक्टर में फिलहाल आप हो, करेक्ट, और ये जो है ये आपका है वार्म फ्रंट। तो बेसिकली ये सिस्टम जब घूमेगी तो उसके पीछे से ही ये कोल्ड फ्रंट यहाँ पे अराइव करेगा आपके लोकेशन पे, करेक्ट, क्योंकि ये सिस्टम घूमेगी ना, तो ये सिस्टम जब ऐसे घूम रही है तो इसका मतलब ये कोल्ड फ्रंट आपके लोकेशन पे आएगा। तो बेसिकली यहाँ पे आ रहा है मतलब क्या होगा? यहाँ पे आ रहा है मतलब वो इस तरीके से दिखेगा फिर आपको जब वो सिस्टम घूमेगी तब। फिलहाल तो आपकी लोकेशन यहाँ पे कहीं पे 23.5 डिग्री सॉरी 45 डिग्री पे, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे आपकी पोजीशनिंग है, लेट से कहाँ पे दिखाई मैंने ऐसे, करेक्ट। तो यहाँ पे कहीं पे आप हो, यहाँ पे हो, करेक्ट, यहाँ पे हो। बट जैसे मैंने कहा कि ये सिस्टम घूमेगी, तो ये सिस्टम घूमने के बाद ये वाला एरिया आपको इस तरीके से दिखेगा फिर बना हुआ, क्योंकि ये सिस्टम घूम गई ना, और इसका मतलब ये कोल्ड फ्रंट है, ये इस लोकेशन पे आ गया, आपके लोकेशन पे आ गया, तो ये कोल्ड फ्रंट यहाँ पे आ गया, और वार्म फ्रंट आगे बढ़ गया, वो भी तो घूम रहा है, और ये जो बीच वाला जो कुछ वार्म एयर था वो भी आगे बढ़ेगा, तो जिसे हम लोग वार्म सेक्टर कह रहे हैं, और ये जो पूरा सेक्टर है ये है आपका कोल्ड सेक्टर। तो इसका मतलब जो आप अभी वार्म एरिया में थे, वार्म एरिया में अभी थे, तो वहां पे एक पर्टिकुलर लेवल का टेम्परेचर था, बट जैसे ही आपका ये सर्कुलेटरी सिस्टम घूम रहा है तो आपके एरिया में अभी किसका अराइवल हुआ है? आपके सेक्टर में अभी सॉरी आपके एरिया में अभी कोल्ड फ्रंट अराइव हुआ है। ये सिस्टम और घूमेगी तो कोल्ड फ्रंट आगे बढ़ जाएगा, और तो आप किस सेक्टर में एंटर हो जाओगे? कोल्ड सेक्टर में एंटर हो जाओगे, करेक्ट। कोल्ड सेक्टर जब पूरी तरीके से घूमेगा तो अगेन फिर आपके एरिया में कौन आएगा? वार्म फ्रंट आएगा, अगेन यू विल एंटर इनटू द वार्म सेक्टर आफ्टरवर्ड। तो ये क्या होगा ना कि आपकी जो लोकेशन है वो 4 वेदर फेनोमेना से पास होगी, 4 वेदर फेनोमेना से पास होगी। कौन से 4 वेदर फेनोमेना?
कि एक सबसे पहले तो वार्म एयर जिसमें आप फिलहाल हो, जिसे हम लोग वार्म सेक्टर कह रहे, फिर उसके पीछे से कौन आएगा, जब ये सर्कुलेटरी सिस्टम घूमेगी तब कोल्ड फ्रंट आएगा, करेक्ट। फिर कोल्ड फ्रंट भी आगे बढ़ जाएगा तो उसके पीछे कौन आने वाला है, उसके पीछे आपके एरिया में फिर कोल्ड सेक्टर का जो एनवायरमेंट रहेगा या फिर क्लाइमेट रहेगा वो अराइव होगा। फिर ये सिस्टम और भी घूमेगी मान के चलो, तो फिर आपके एरिया में कौन आएगा, इसी कोल्ड सेक्टर के बाद वार्म फ्रंट आएगा। तो फिर यू विल एक्सपीरियंस द वार्म फ्रंट पे जो क्लाइमेटिक एक्टिविटी होती है, करेक्ट। उसके बाद उसके पीछे से कौन आएगा, फिर वार्म एयर आएगा, अगेन यू विल एंटर इनटू द वार्म एयर, ठीक है। सो बेसिकली यहां पे 4 एरिया या फिर 4 वेदर फिनोमेना से आपका प्लेस ना हमेशा गुजरेगा, करेक्ट। मतलब यहाँ पे जो भी प्लेसेस है जहां पे वो सिस्टम बनी हुई है सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ऑल द प्लेसेस विल पास थ्रू ऑल 4 वेदर या फिर क्लाइमेटिक फिनोमेना, ठीक है। चारों क्लाइमेटिक फिनोमेना जो है, मतलब कोल्ड सेक्टर का, देन कोल्ड फ्रंट का, वार्म सेक्टर का एंड वार्म फ्रंट का, तो ये सभी के सभी चारों फिनोमेना वहां पे आप एक्सपीरियंस करोगे। तो आपके एरिया का जो टेम्परेचर है या फिर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड हम लोग कहेंगे कि मॉइस्चर वगैरह, ये सब कुछ जो प्रॉपर्टीज होती है क्लाइमेट की, ठीक है, जैसे कि रेनफॉल हो गया, देन आपका रेनफॉल मतलब प्रेसिपिटेशन हम लोग इन जनरल लेंगे क्योंकि वहां पे स्नोफॉल भी होता है कभी कभी, तो प्रेसिपिटेशन हो गया या फिर आपका टेम्परेचर चेंज हो गया, प्रेशर चेंज हो गया, ये सब कुछ चेंज होगा जैसे जैसे अलग अलग तरीके के एरिया में आप एंटर करोगे। आप एंटर कर रहे हो मतलब क्या, वहां पे क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो रही है, आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, आप तो फिक्स हो ग्राउंड के ऊपर, आपका लोकेशन फिक्स है, आपका सिटी फिक्स है, सिर्फ वहां का क्लाइमेट चेंज हो रहा है क्योंकि वहां पे साइक्लोन्स का फॉर्मेशन हुआ है, क्लियर। तो अभी देखो वहां पे यही लिखा हुआ है कि सबसे पहले क्या हो रहा है ना कि बिफोर अराइवल हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। बिफोर अराइवल आपको हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, क्योंकि हाई टेम्परेचर है तो लो प्रेशर रहेगा, यू विल एंटर इनटू द कोल्ड फ्रंट, ठीक है, सॉरी वार्म फ्रंट। तो वार्म फ्रंट पे एंटर हो रहे हैं मतलब क्या हो रहा है कि बेसिकली सबसे पहले क्या हो रहा है कि ये जो कुछ एरिया है, लेट्स से ऐसे हम लोग समझते हैं, करेक्ट। आपका लोकेशन यहाँ पे, तो ये है आपका कोल्ड फ्रंट, ये है आपका वार्म फ्रंट, इसके बीच में जो एयर है जिसे हम लोग कह रहे हैं वार्म सेक्टर, और ये पूरा एयर जो है वो रहेगा आपका कोल्ड एयर, मतलब कोल्ड सेक्टर, ठीक है। कोल्ड सेक्टर पूरा एरिया, और ये फ्रंट है दोनों, मतलब कोल्ड एंड वार्म के बीच का एरिया, और ये वार्म सेक्टर है, करेक्ट। तो यहाँ पे आपकी लोकेशन है, तो सबसे पहले अराइव कौन हो रहा है आपके पास, वार्म फ्रंट अराइव हो रहा है। फिलहाल तो आपका जो टेम्परेचर है हम लोग देख तो रहे कोल्ड सेक्टर में, बट ये काइंड ऑफ लोअर लोकेशन पे है, तो यहाँ पे कोल्ड एयर का ज्यादा प्रभाव नॉर्थ की तरफ है, तो फिलहाल आपका टेम्परेचर हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर के साथ है। तो हो क्या रहा है कि जब वार्म फ्रंट अराइव करता है ना, वार्म फ्रंट जब अराइव करता है तब ना धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने लगता है। क्यों बढ़ने लगता है, क्योंकि फिलहाल तो आप लो टेम्परेचर के एरिया में हो, बट जैसे ही वार्म फ्रंट इस लोकेशन पे आएगा तब धीरे धीरे आप एक्सपीरियंस करोगे कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। सो बिफोर अराइवल धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब आपके एरिया का टेम्परेचर हाई एंड लो प्रेशर जैसे बनता हुआ दिखेगा आपको, करेक्ट। बट जैसे ही वार्म फ्रंट अराइव हो रहा है, वार्म फ्रंट, और फ्रंट पे कोल्ड सेक्टर या फिर वार्म सेक्टर के अंदर जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है उससे अलग ही कंडीशन फ्रंट पे होती है, जो हमने इसके पहले पढ़ा था, करेक्ट। जहां पे दो फ्रंट एक दूसरे के साथ मर्ज होते हैं या फिर कोलाइड होते हैं, वहां पे हमने क्या देखा था, कुछ अलग ही तरीके से क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, जो मैंने इसके पहले आपको पढ़ाई थी, वही हमें रिवाइज करना है अभी, करेक्ट। तो जब आपका वार्म फ्रंट अराइव होता है, इसका मतलब वार्म एयर इज एक्चुअली ट्राइंग टू पुश कोल्ड एयर, तो उसको ही हम लोग वार्म फ्रंट कहते हैं। तो हमने क्या देखा था कि जब वार्म एयर कोल्ड एयर को, लेट्स से यहाँ पे कोल्ड एयर है इस एरिया में जिसे हम लोग कोल्ड सेक्टर कह रहे हैं, कोल्ड सेक्टर इज नथिंग बट द एरिया वेयर देयर इज ए कोल्ड एयर, एंड वार्म सेक्टर इज नथिंग बट द एरिया वेयर देयर इज ए वार्म एयर। तो ये जो वार्म एयर है ये तो शांत है बैठी हुई, इसका तो मूवमेंट नहीं हो रहा है, वार्म एयर एक्चुअली कोल्ड एयर के रीजन में जा रहा है। तो हमने देखा था कि जब वार्म एयर कोल्ड एयर के रीजन में जाता है तो वो इस तरीके से स्लोप बनाते हुए वार्म एयर आगे बढ़ जाती है, करेक्ट। ये हमने देखा था, इसी तरीके से रिप्रेजेंटेशन हमने निकाला था, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे एकदम ना जेंटल स्लोप करते हुए वार्म एयर कोल्ड एयर के ऊपर से निकल जाती है। ऐसा नहीं होगा कि वार्म एयर कोल्ड एयर को पूरी तरीके से पुश कर देगी तो या फिर रिप्लेस कर देगी, वहां की कोल्ड एयर को वो निकाल देगी। क्यों नहीं निकाल पाती, क्योंकि कोल्ड एयर ऑलरेडी बहुत ज्यादा हेवियर होती है, ग्राउंड के पास उसका एग्जिस्टेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो वार्म एयर को दूसरा कोई उपाय होता नहीं है, वो उपाय वो क्या होती है, उसी कोल्ड एयर के ऊपर स्लोप करते हुए निकल जाती है। बट हमने एक देखा था कि जब भी वार्म एयर राइज करती है तो वार्म एयर इनहेरेंटली क्या लेके चलता है, मॉइस्चर लेके चलता है, क्योंकि वार्म एयर में तो वो एबिलिटी होती है इवापोरेशन करने की, तो वो खुद के साथ क्या करता है, इवापोरेशन लेके, सॉरी मॉइस्चर लेते हुए चलता है।
बट जैसे ही ये वार्म एयर जिसमें मॉइस्चर है ये राइज करती है ओवर कोल्ड एयर, वहां पे ना धीरे धीरे टेम्परेचर फॉल होता है और यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होती है। करेक्ट, क्योंकि हमने देखा जब भी वार्म एयर राइज करती है तो उसका टेम्परेचर कम होने लगता है, कंडेंसेशन प्रोसेस होती है, क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो कुछ कंडीशन बनी हुई है बिटवीन द वार्म एयर एंड कोल्ड एयर, और इसके कंटेक्स्ट में वार्म सेक्टर एंड कोल्ड सेक्टर, बट बाउंड्री एरिया, दैट बाउंड्री एरिया इज नथिंग बट द वार्म फ्रंट। करेक्ट, वार्म फ्रंट। और हमने इसके पहले जो पढ़ा था फ्रंट के बारे में, वहां पे देखा था द बैंड ऑफ क्लाउड फॉर्म्स ओवर द फ्रंटल रीजन, दैट इज वार्म फ्रंटल रीजन। ठीक है, तो उसके ऊपर में हाइट पे आपको ना क्लाउड का बैंड बनते हुए दिखेगा। एंड द नेम ऑफ दिस क्लाउड्स आर स्ट्रेटोनिम्बस। याद है आपको, स्ट्रेटोनिम्बस क्लाउड बने थे यहाँ पे, और स्ट्रेटोनिम्बस निम्बो स्ट्रेटस। ठीक है, निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड बने थे। और ये जो निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड है वो आपके रेनफॉल देते हैं, क्योंकि मैंने इसके पहले कहा आपको निम्बस वर्ड जहां पे भी है वो रेनफॉल बियरिंग क्लाउड्स होते हैं। ठीक है, तो रेनफॉल तो देगी ही देगी, बट नेचर ऑफ रेनफॉल विल बी डिफरेंट। करेक्ट, हमने देखा था रेनफॉल देने वाले दो क्लाउड क्यूमुलोनिम्बस एंड निम्बो स्ट्रेटस, बट दोनों तरफ जो रेनफॉल होता है वो अलग तरीके का होता है। और उसमें भी मैंने कल बताया था आपको कि निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड एक्चुअली ड्रिजल टाइप रेनफॉल देते हैं। इसका मतलब क्या है कि अभी तक आपके एरिया में बिफोर अराइवल हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर था, तो इसका मतलब जब वार्म फ्रंट आपके एरिया में इस लोकेशन पे एंटर करेगा तब आपको इस तरीके का वेदर देखने के लिए मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा सबसे पहले तो, क्योंकि वार्म फ्रंट का अराइवल हो रहा है। अभी रिलेटिवली कोल्डर रीजन में आप रह रहे थे, रिलेटिवली कोल्डर रीजन में थे, बट जैसे ही वार्म फ्रंट आ रहा है मतलब वो वार्म एयर का अराइवल है। पहले तो वार्म फ्रंट आएगा, उसके पीछे पीछे वार्म सेक्टर में आप एंटर हो जाओगे बाद में। करेक्ट, सो बेसिकली वार्म फ्रंट जब आएगा तब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, प्रोलॉन्ग ड्रिजल टाइप रेनफॉल देखने के लिए मिलेगा। अभी कहा था मैंने कि जब भी वार्म फ्रंट बनता है वहां पे एक्चुअली निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड बनते हैं, और निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड आपको ड्रिजल टाइप रेनफॉल देते हैं। इनके बारे में इसके पहले हमने डिटेल में पढ़ा था जब फ्रंट पढ़ रहे थे हम लोग। करेक्ट, डिटेल में पढ़ा। उसके बाद क्या होगा कि वार्म फ्रंट भी तो पास हो जाएगा, क्योंकि ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो आप एंटर कहां करोगे वार्म फ्रंट के बाद, उसके पीछे वाला जो क्लाइमेट है, क्लाइमेटिक रीजन है, वो आपके प्लेस पे आएगा। तो उसके पीछे कौन आ रहा है, उसके पीछे वार्म सेक्टर में। तो वार्म सेक्टर में जब आप एंटर करोगे तो यू विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम टेम्परेचर। सबसे ज्यादा टेम्परेचर एक्चुअली वार्म सेक्टर में एंटर होने के बाद मिलेगा आपको, वार्म फ्रंट में नहीं, वार्म सेक्टर में जब एंटर होंगे तब आपको सबसे ज्यादा टेम्परेचर देखने के लिए मिलेगा। मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम प्रेशर, जितना ज्यादा टेम्परेचर उसके उलट होता है, मतलब इसमें अपोजिट रिलेशन है। करेक्ट, जितना ज्यादा प्रेशर उतना कम एक्चुअली टेम्परेचर, या फिर उल्टा ले लो, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना कम प्रेशर होता है। करेक्ट, जैसे कि हमने देखा था ना कि भाई जब आपका वार्मिंग होता है ग्राउंड का, तो ग्राउंड का जब वार्मिंग होता है तो यहाँ की एयर निकल जाती है। करेक्ट, ये टेम्परेचर बड़ा हाई हो जाता है तो एयर निकल जाती है, तो यहाँ पे कौन सा एरिया बनता है, लो प्रेशर। इसका मतलब टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर लो है, तो ये इनवर्स रिलेशन होता है उसके बीच में। तो मैक्सिमम टेम्परेचर अगर है जब आप वार्म सेक्टर में एंटर करोगे तब वहां पे प्रेशर मिनिमम रहेगा, बट वहां पे आपको कोई बारिश वगैरह देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पे कोल्ड फ्रंट एंड वार्म फ्रंट के ऊपर ही ड्रिजल या फिर प्रेसिपिटेशन देखने के लिए मिलेगा। सेक्टर में आपको ना कभी कोई प्रेसिपिटेशन वगैरह देखने के लिए मिलेगा। हाँ, टेम्परेचर लगे तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, याद हमेशा वही रखना है आपको कि बारिश कहां पे होगी, बारिश हमेशा मतलब कि प्रेसिपिटेशन हमेशा आपको ना, जब आपका लोकेशन, आपका जो भी पोजीशन है अर्थ के ऊपर, तो वो जब टेम्परेट साइक्लोन के रीजन में आ रहा है या फिर उसके इन्फ्लुएंस में आ रहा है, तो जब तक आपका फ्रंट का अराइवल नहीं होता या फिर आपका रीजन फ्रंट के इन्फ्लुएंस में रहता है तभी आपके रीजन में बारिश होगी। अगर आपका एरिया कोई भी एक सेक्टर में एंटर होता है या फिर आपके एरिया में जहां पे भी आपका लोकेशन है वहां पे अगर मान लो कोल्ड सेक्टर या फिर वार्म सेक्टर आता है तो वहां पे कोई प्रेसिपिटेशन नहीं दिखेगा। प्रेसिपिटेशन तभी दिखेगा जब वहां पे एक तो वार्म फ्रंट या फिर कोल्ड फ्रंट का अराइवल होगा। तब ऑलरेडी हमारा वार्म फ्रंट तो निकल चुका है, वहां पे हमने बारिश एक्सपीरियंस कर ली है, बट हम लोग कहां पे एंटर हुए, हम लोग एंटर हुए वार्म सेक्टर में। और वार्म सेक्टर में वहां पे आपको दिखेगा मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम प्रेशर, क्लियर स्काई, वहां पे कोई बारिश नहीं रहेगी। ठीक है, एंड नो प्रेसिपिटेशन, और वहां पे कोई भी प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। तो बेसिकली मैं कहना इतना ही चाह रहा हूं आपको कि जब फ्रंट वाला जो कंडीशन है, मतलब फ्रंट जब बनता है, दोनों फ्रंट, इधर इट मे भी आपका वार्म फ्रंट या फिर कोल्ड फ्रंट, ये कोल्ड फ्रंट एंड वार्म फ्रंट जो टेम्परेट साइक्लोन में बनते हैं वो जब तक अराइव नहीं होते तब तक वहां पे कोई किसी भी तरीके का प्रेसिपिटेशन आपको एक्सपीरियंस करने के लिए नहीं मिलेगा। अगर आप
इधर वार्म सेक्टर में हो या फिर कोल्ड सेक्टर में हो। मैं सेक्टर कह रहा हूं, फ्रंट नहीं कह रहा हूं। तो सेक्टर बहुत बड़ा होता है, एरिया, ठीक है। तो वार्म सेक्टर या फिर कोल्ड सेक्टर में हो तो वहां पे शायद आपको कोई बारिश देखने के लिए नहीं मिलती, ठीक है। यूजुअली क्लियर स्काई होता है, नो प्रेसिपिटेशन, ठीक है। बट इसके बाद आपके लोकेशन पे कौन आने वाला है उसके पीछे से? आप पहले तो वार्म फ्रंट पे थे, उसके बाद आप एंटर करके वार्म सेक्टर में, उसके पीछे ही कौन है अभी? कोल्ड फ्रंट। तो जैसे ही कोल्ड फ्रंट आपके एरिया में अप्रोच करता है तो वहां पे और क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो जाती है। तो अभी क्या होगा? अभी वार्म सेक्टर से कोल्ड फ्रंट की तरफ आ रहा है, तो कोल्ड फ्रंट इज नथिंग बट, जैसे कि अगर मान के चलो कोई मंत्री आ रहा है तो मंत्री के पहले पहले दो चार गाड़ियां आती है, तो वैसे टाइप का है। तो पीछे के जो लोग है ना कोल्ड सेक्टर, तो वो लेट से की मंत्री है, उसके पहले कोई ना कोई आएगा उस एरिया को थोड़ा साफ करने के लिए, सो दैट की रास्ता क्लियर हो जाए। तो पहले जो पुलिस की गाड़ियां चलेगी तो वो मान के चलो कि वो है कोल्ड फ्रंट या फिर वार्म फ्रंट। तो अभी फिलहाल हम लोग वार्म एरिया में थे, उसके बाद कोल्ड फ्रंट आ रहा है। कोल्ड फ्रंट आ रहा है मतलब अराइवल ऑफ कोल्ड सेक्टर वो बता रहा है। तो कोल्ड सेक्टर फिर पीछे से आएगा, बट उसके पहले कौन आएगा? उसके पहले आएगा कोल्ड फ्रंट। तो कोल्ड फ्रंट जब भी आएगा वो क्या बता रहा है कि भाई अभी आपका वार्म रीजन का जो कुछ एक टेम्परेचर था वो धीरे धीरे फॉल होने वाला है। तो वही लिखा हुआ है कि टेम्परेचर डिक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस। जैसे मैंने अभी कहा कि इनवर्स रिलेशन होता है, टेम्परेचर अगर कम हो रहा है तो प्रेशर इंक्रीज होता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं था बट प्रोलॉन्ग ड्रिजल है ना, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप, मतलब आपके नोट्स में आप अगर इंक्लूड कर सकते हो तो यहाँ पे लिख लेना निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड, फॉर्मेशन ऑफ निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड वार्म फ्रंट के वहां पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि कोल्ड फ्रंट जैसे ही आता है तो फॉर्मेशन ऑफ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, थंडर एंड लाइटनिंग के साथ वहां पे बारिश होगी, उसके साथ हेवी प्रेसिपिटेशन भी देखने के लिए मिलेगा। मैंने कहा था आपको कि दो तरीके के जो क्लाउड है उसका रेनफॉल देने का नेचर अलग अलग है। जैसे कि जहां पे निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड है वो ड्रिजल देता है, बट जहां पे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है वो थंडर एंड लाइटनिंग के साथ हेवी प्रेसिपिटेशन देता है, वो हमेशा होता है, ठीक है। समझ में आया आपको? तो अभी आया कोल्ड फ्रंट। अभी कोल्ड फ्रंट का कंडीशन भी आगे बढ़ जाएगा, तो उसके पीछे में कौन आएगा? कोल्ड सेक्टर। तो कोल्ड सेक्टर में जैसे आप एंटर करोगे वहां पे सबसे कम से कम टेम्परेचर, दैट इज मिनिमम टेम्परेचर आपको एक्सपीरियंस करने के लिए मिलेगा, एंड मैक्सिमम प्रेशर। जितना कम टेम्परेचर उतना ज्यादा प्रेशर, करेक्ट। अगेन यू विल एक्सपीरियंस क्लियर स्काई, सेम लाइक जब हम लोग वार्म सेक्टर में थे। मैंने अभी बताया था आपको कि इफ यू आर इन ए कोल्ड सेक्टर और वार्म सेक्टर देयर विल बी द नो प्रेसिपिटेशन, यू विल ऑलवेज ऑब्जर्व द क्लियर स्काई। वहां पे कोई नहीं होता। जब वार्म फ्रंट या फिर कोल्ड फ्रंट आ रहा है तभी वहां पे प्रेसिपिटेशन होगा, ठीक है। तो क्लियर स्काई, क्लियर स्काई का मतलब होता है क्लाउडलेस स्काई, मतलब वहां पे कोई क्लाउड्स नहीं है, ठीक है। नो प्रेसिपिटेशन, कोल्ड वेव्स, ठीक है। उसके साथ साथ आपको वहां पे कोल्ड वेव्स एक्सपीरियंस करने के लिए मिलेगी, सेम लाइक वार्म सेक्टर। वार्म सेक्टर में जब रहेगा यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि वार्म मतलब हीट वेव, वार्म वेव नहीं, हीट वेव आप एक्सपीरियंस करोगे, ठीक है, हीट वेव, ठीक है, क्लियर। और उसके साथ साथ यहाँ पे प्रोलॉन्ग ड्रिजल है ना, तो यहाँ पे लिख लेना फॉर्मेशन ऑफ निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड, ठीक है, निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड। तो ये वर्ड भी आप लिख सकते हो वहां पे, क्लियर। तो दीज आर द 4 कंडीशंस विथ रिस्पेक्ट टू योर लोकेशन। जैसे जैसे आपका टेम्परेट साइक्लोन का रोटेशन होता है, वो सर्कुलेशन परफॉर्म करता है, वैसे वैसे आपके 4 तरीके के रीजन से, मतलब 4 प्रकार के क्लाइमेटिक कंडीशन से आप गुजरते हो, आप पास होते हो, और वही क्लाइमेटिक कंडीशन यू विल एक्सपीरियंस, ठीक है। तो दिस इज अबाउट वेदर एसोसिएटेड विद द टेम्परेट साइक्लोन। क्लियर है यहां तक? सभी को क्लियर है? आकृति, भूमि, गुनगुन, मंथन, प्रेम, यशस्वी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि ये रट्टा मत मारो, या आप अगर एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हो ना तो मेन एग्जाम में अगर मान के चलो कि आपने पढ़ा भी नहीं, रिवाइज भी नहीं करा, बट ये लॉजिक आपका क्लियर है ना, तो आपने इजीली ये लिख सकते हो आंसर। इसको लिखने के लिए नहीं चाहिए। और जब ऐसे आंसर लिखते हो तो ये बड़ा ही शॉर्ट में इस तरीके से जब लिखते हो तो आपका अंडरस्टैंडिंग एकदम से समझ में आ जाता है। आपको बहुत बड़ा बड़ा नहीं लिखना है, इसी तरीके से शॉर्ट में लिखना होता है, फटाफट फटाफट, ठीक है, क्लियर। किसी को डाउट है तो पूछते चलिए। सभी को क्लियर है? आकृति, भूमि, गुनगुन, मंथन, प्रेम, यशस्वी, ओके, आगे बढ़े। हाँ, चलिए देखिए, अभी जो आपका ट्रॉपिकल साइक्लोनिक कंडीशन, सॉरी टेम्परेट साइक्लोनिक कंडीशन है, उसका साइज एंड शेप के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग समझेंगे कि कैसे साइज एंड शेप्स होते हैं, वो सबसे पहले समझते हैं। तो सबसे पहले ना, ये जो कुछ आपका साइक्लोनिक कंडीशन बन रहा है, जिसे हम लोग टेम्परेट साइक्लोनिक कंडीशन हम लोग कह रहे हैं, मतलब हम लोग अगर मान लो सैटेलाइट इमेजनरी उसकी देख रहे हैं,
तो उसका ना असिमेट्रिकल एक तरीके से ओरिएंटेशन दिखेगा, इन्वर्टेड वी शेप। अभी मैंने बताया था इन्वर्टेड वी शेप, क्योंकि ये इस तरीके से घूमते हुए आगे आगे बढ़ता है, करेक्ट, इसका इस तरीके से सर्कुलेशन होता है। तो काइंड ऑफ ये अगर आप देखते हो तो इट इज नथिंग बट द इन्वर्टेड वी शेप। वी हम लोग ऐसे निकालते हैं ना, तो उसका उलट है इन्वर्ट है, करेक्ट, इन्वर्टेड वी शेप। एट द सेम टाइम इट इज असिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल क्यों कहा जा रहा है? अगर सिमेट्रिकल एग्जैक्ट इस तरीके से वी होता, वी तो इन्वर्टेड ऐसा भी हो सकता है, तो अगर इसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड करता तो मुझे समझ में आ रहा है कि इसका लेफ्ट साइड और राइट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड और राइट साइड एग्जैक्टली सेम है, तो दिस इज नथिंग बट द सिमेट्री, ठीक है, इसे हम लोग सिमेट्री कहते हैं। बट हमारा जो फॉर्मेशन हो रहा है एक्चुअल में, जो साइक्लोन का फॉर्मेशन हो रहा है वो एग्जैक्ट वैसे हो रहा है क्या? नहीं, इस तरीके से। अगर मैं इसे दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं तो यू विल ऑब्जर्व देयर इज ए नो सिमेट्री, ठीक है, लेफ्ट साइड और राइट साइड में कोई सिमेट्री नहीं है। अगर ऐसा फॉर्मेशन होता तो हम लोग कहते हैं कि सिमेट्री है, तो बट हमारा फॉर्मेशन एक्चुअली ऐसा होता है, तो इससे कहा जाता है असिमेट्री। एग्जैक्टली सिमेट्री नहीं है। असिमेट्री होना मतलब लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों में सेम तरीके का, मतलब रेप्लिका नहीं होना, मतलब लेफ्ट साइड में जैसे वैसे ही राइट साइड में नहीं दिख पा रहा है, एग्जैक्ट आइडेंटिकल आपका नहीं बन रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं असिमेट्री। तो यूजुअली जो शेप एंड साइज का हम लोग जब बात कर रहे हैं तो इसका शेप एक्चुअली कैसे होता है? असिमेट्रिकल एंड इन्वर्टेड वी शेप। उसके साथ साथ इसका जो साइज होता है ना, वो उसका स्ट्रेच जो होता है वो अबाउट 500 से 600 किलोमीटर तक होता है। 500 से 600 किलोमीटर तो मतलब इमेजिन कर पा रहे हो आप? 500 से 600 किलोमीटर मतलब यहां से समझ लीजिए कि नागपुर से लेके हैदराबाद, हैदराबाद अराउंड 500 किलोमीटर आ रहा है, अरे नागपुर से, तो वहां तक उसका पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है। तो मतलब अगर मान के चलो कि इमेजिन करो, हम तो वैसे ट्रॉपिकल रीजन में रह रहे हैं, बट हमारे रीजन में यहीं पे कहीं पे नागपुर और हैदराबाद के बीच में कहीं पे ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम बनी, तो वो पूरा इस तरीके से समझिए कि ये नागपुर यहाँ पे आता है, उसके नीचे में यहाँ पे हैदराबाद है, करेक्ट। अगर मान के चलो साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम इस तरीके से बनी, करेक्ट, तो ये क्या करेगा? तो इस तरीके से ये पूरा सिस्टम इस तरीके से घूमेगा। तो अभी यहाँ पे ये हमें पता है ये कोल्ड फ्रंट है, सॉरी वार्म फ्रंट है, ये वार्म फ्रंट है, ये कोल्ड फ्रंट है। तो फिलहाल ऐसे होगा कि ये जो हैदराबाद है ये नागपुर है, तो अभी फिलहाल नागपुर कहाँ पे है? कोल्ड रीजन में, ठीक है, दिख रहा है, ये पूरा कोल्ड रीजन होता है, कोल्ड सेक्टर होता है। तो यहाँ पे अराइव कौन कर रहा है? वार्म फ्रंट अराइव कर रहा है हैदराबाद में। तो अभी हैदराबाद में शायद फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, उसके साथ साथ हैदराबाद किस एरिया में एंटर होगा? वार्म सेक्टर में एंटर होगा, करेक्ट, वार्म सेक्टर में एंटर होगा, और उसके पीछे फिर कौन आएगा? उसके पीछे वहां पे कोल्ड एयर आएगा। बट तब तक ये सिस्टम नागपुर तक जब पहुंचेगी, तब अभी फिलहाल नागपुर शायद कोल्ड एरिया में है या फिर रिलेटिवली कोल्ड टेम्परेचर है, तो वहां पे फिर उसके बाद टेम्परेचर बढ़ेगा। तो बेसिकली नागपुर और हैदराबाद में दो अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग वेदर फेनोमेना यू विल ऑब्जर्व, ठीक है, क्लियर। तो ये एक्चुअली जो आपके टेम्परेट रीजन है, ठीक है, अबाउट 45 डिग्री के रीजन में यूजुअली ये टेम्परेट साइक्लोन बनते हैं, तो वो वहां के प्लेसेस ना, मतलब नियर अबाउट जो 500-600 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, वहां पे आपको ना अलग अलग टेम्परेचर एंड वेदर फेनोमेना देखने के लिए मिलेगा, करेक्ट, क्लियर। तो ये याद रख लो कि इतना बड़ा इसका स्ट्रेच होता है, इतना बड़ा वो सिस्टम बनता है। इसका हाइट कितना होता है? फ्रॉम ग्राउंड 8 to 11 किलोमीटर तक हाइट तक उसके क्लाउड्स वगैरह का बैंड बनते हुए चलता है। तो ये साइज एंड शेप्स के बारे में। यहाँ पे ध्यान में रखने की चीज एक है असिमेट्रिकल वर्ड एंड इन्वर्टेड वी शेप, करेक्ट, इसके ऊपर प्रीलिम में क्वेश्चन आते हैं, तो ये याद रख लेना अबाउट टेम्परेट साइक्लोन, क्लियर। हाँ, तो लोकेशन देखो, यूजुअली इसका लोकेशन का जो प्रेजेंस होता है वो 30 to 65 डिग्री होता है, बट सर आपने तो कहा था कि 45 डिग्री होता है, मैंने 45 डिग्री एवरेज कहा, बट हमने एक और फेनोमेना पढ़ा है, आपने अगर सुना होगा तो, उस फेनोमेना को हम लोग कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट। शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट, प्रेशर बेल्ट शिफ्ट होते हैं, ये हमने पढ़ा था, और प्रेशर बेल्ट के शिफ्ट के कारण ही उसका जो प्रेजेंस है ना वो शिफ्ट होता है, ठीक है, याद रखो, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट में, अगर आपको याद होगा तो प्रेशर बेल्ट में हमने पढ़ा था जब भी समर टाइम होता है तो जो हमारे प्रेशर बेल्ट यूजुअली, लेट्स से मैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट अभी कह रहा हूं, तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट यूजुअली 30 डिग्री पे होता है, 30 to 35 डिग्री पे होता है। बट जैसे ही समर आता है तो सभी के सभी प्रेशर बेल्ट नॉर्थ की तरफ मूव जाते हैं, इनफैक्ट नॉर्थ हेमिस्फीयर के और साउथ हेमिस्फीयर के सभी नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होते हैं। तो ये जो अभी फिलहाल नॉर्मल टाइम पे 30 डिग्री पे रहने वाला आपका प्रेशर बेल्ट 40 डिग्री पे रिसाइड करता है, ये हमने पढ़ा था, 40 डिग्री पे रिसाइड करता है, क्लियर। उसके साथ साथ जब विंटर आता है तो वही प्रेशर बेल्ट साउथ की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, मतलब वो एटलीस्ट 5 डिग्री से नीचे आ जाते हैं, क्योंकि समर टाइम पे वो 10 डिग्री ऊपर जाते हैं और विंटर टाइम पे कम शिफ्ट होते हैं डाउनवर्ड, तो वो 30 डिग्री वाला कहां पे आ जाता है? 25 डिग्री वाला। तो ये जो शिफ्टिंग हो रही है प्रेशर बेल्ट की ड्यूरिंग समर एंड विंटर, ठीक है, ये समर टाइम पे 40 डिग्री और विंटर टाइम पे
25 डिग्री, करेक्ट, क्योंकि 5 डिग्री नीचे उतर जाते हैं सभी के सभी प्रेशर बेल्ट। जो आपका यहाँ पे बनता है इक्वेटोरियल लो, वो भी विंटर टाइम पे कहाँ पे आ जाता है, 5 डिग्री साउथ पे आ जाता है, करेक्ट। ये हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, मैंने समझा के दिया था। तो इसी शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट के कारण उनका जो कुछ एक रेंज है वो यूजुअली 40 टू 45 डिग्री न रहते हुए उसका जो रेंज है वो 30 टू 65 डिग्री वेरी करता है। तो ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट, इतना याद रख लेना, ठीक है। तो अभी आप कैसे समझोगे कि क्या है, तो देखो कैसे कि समर जब टाइम होता है तो समर टाइम पे हमें पता है कि सभी के सभी प्रेशर बेल्ट नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। ये मैं नॉर्थ हेमिस्फीयर के पॉइंट से बता रहा हूं। तो सबके सब नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो जाती है, इसका मतलब पूरा सिस्टम नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। मतलब इन बिटवीन प्रेशर बेल्ट भी जो कुछ फिनोमेना बन रहे हैं हमारे, जैसे कि अभी ये टेम्परेट साइक्लोन वगैरह बन रहा है, तो वो भी आगे बढ़ जाएगा 10 डिग्री से, 10-15 डिग्री से। तो जो 40-45 डिग्री 50 डिग्री के अराउंड बनने वाली कंडीशन है, ठीक है, अबाउट 45-50 डिग्री के 45 ना, सॉरी 50 डिग्री, तो जो यूजुअली 45 टू 50 डिग्री के बीच में बनने वाली जो टेम्परेट साइक्लोन की कंडीशन है वो भी 10-15 डिग्री आगे बढ़ जाती है, मतलब शिफ्ट हो जाती है। 10-15 डिग्री आगे जा रही है, मतलब कितना, 50+10 कर लीजिए, मतलब अबाउट 60 डिग्री पे वो रिसेट करती है। दैट्स व्हाई ड्यूरिंग समर 45 टू 65 डिग्री के आसपास ये सिस्टम बनती हुई दिखेगी। बट विंटर टाइम पे वही सिस्टम नीचे आ जाती है। तो जो सिस्टम एक्चुअली 45 डिग्री पे बन रही है, 40-45 डिग्री पे, वही सिस्टम 10 डिग्री नीचे आ रही है, मतलब 30 से लेके 45 डिग्री तक बन रही है। क्योंकि विंटर में आपके प्रेशर बेल्ट शिफ्ट हो जाते हैं डाउन की तरफ, तो ये कहां पे जा रही है, 30 टू 45 डिग्री तक रिसाइड करती है। तो इसका जो टोटल रेंज है वो बन जाता है फिर 30 टू 65। बट 30 टू 65 अलग अलग सीजन में अलग अलग है। जैसे कि समर में वो 45 टू 65 है और विंटर में वो 30 टू 45 है। तो यहाँ पे 30 से लेके 65 डिग्री तक जो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियर। तो ये शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट के कारण ये सिस्टम शिफ्ट हो रही है, इतना याद रखो। बट यूजुअली मैंने कहा था कि इनका जो कुछ फॉर्मेशन का जो कुछ एक पर्टिकुलर आइडियल ऐसा लोकेशन है लैटिट्यूड वाइज, इट इज अबाउट, अब समझ लीजिए कि 40 टू 50 डिग्री, 40 टू 50 डिग्री के अराउंड इनका क्या होता है, मर्ज होते हैं दोनों तरफ से आने वाले आपके एयर मासेस, ठीक है। 40 टू 50 डिग्री के बीच में उनका वो सिस्टम बनता है, साइक्लोनिक सिस्टम, ठीक है। दिस शिफ्ट इज ड्यू टू द शिफ्ट इन प्रेशर बेल्ट। ये जो शिफ्ट हो रहा है समर एंड विंटर में, ये हो रहा है बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट के कारण, ठीक है। टेम्परेट साइक्लोन्स कैन ओरिजिनेट ओवर लैंड एंड सी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यही डिफरेंशिएट पॉइंट है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो ये टेम्परेट साइक्लोन को ट्रॉपिकल साइक्लोन से अलग कैसे करता है, या फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन टेम्परेट साइक्लोन से अलग कैसे है। तो एक बात याद रखो, मैं सामने जाके पढ़ाने वाला हूं। वैसे यहाँ पे टेम्परेट साइक्लोन कैन इमर्ज, कैन फॉर्म ऑन बोथ लैंड एंड सी एरिया, करेक्ट। लैंड एंड सी एरिया दोनों जगह पे ये फॉर्म हो सकते हैं। जमीन के ऊपर फॉर्म होते हैं तो उस रीजन में रहने वाले जो लोग वगैरह या फिर हम लोग जो है वो एक्सपीरियंस करेंगे। बट ये सिस्टम आपकी ओशियनिक वाटर के ऊपर भी बनेगी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि भाई ओशियनिक वाटर के ऊपर में भी आता आपका कोल्ड फ्रंट एंड वार्म फ्रंट, दोनों फ्रंट बनते हैं। तो यहाँ पे ये सिस्टम मतलब कोल्ड एंड वार्म फ्रंट वाले, सॉरी कोल्ड एयर मास एंड वार्म एयर मास दोनों बनते हैं। यहाँ पे जो वार्म एयर मास बना एंड कोल्ड एयर मास बना, ये भी तो एक दूसरे की तरफ मूव कर सकते हैं ना। जब एक दूसरे के ऊपर मूव करेंगे तो फाइनली शायद जो आपकी साइक्लोनिक सिस्टम है ये यहाँ पे बनती हुई दिखेगी ऑन ओशियनिक वाटर। बट ओशियनिक वाटर के ऊपर बनेगी तो शायद हम लोग उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ओशन वाटर के ऊपर हम लोग नहीं रह रहे, हम लोग रह रहे लैंड के ऊपर। तो लैंड के ऊपर अगर कोई इस तरीके से सिस्टम बन रही है जिसे हम लोग कह रहे हैं साइक्लोनिक सिस्टम, तो शायद हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। बट ये जो कुछ आपके साइक्लोन्स है, दे कैन इमर्ज या फिर दे कैन फॉर्म बोथ ऑन अ लैंड एज वेल एज वाटर सरफेस। तो ये इतना याद रख लेना आप कभी। ये आपका डिफरेंशियल पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉपिकल साइक्लोन, जो मैं आगे आपके पढ़ाने वाला हूं। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखना, ठीक है। क्लियर नाउ, यहां तक क्लियर है। तो दिस इज ऑल अबाउट टेम्परेट साइक्लोन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेट साइक्लोन, सॉरी ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन काइंड ऑफ थोड़ा ट्रिकी, याद रखो ट्रिकी क्यों है, क्योंकि इसमें ना और भी ज्यादा कंसेप्ट आते हैं बीच बीच में। अभी ये कंसेप्ट मैं पहले वन बाय वन समझाऊंगा, फिर हम लोग देखेंगे कि ये ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे बनता है, ठीक है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में रिपीटेडली क्वेश्चन मेंस में पूछे गए, ठीक है। मैं क्वेश्चन भी आपको दिखा दूंगा, ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। वैसे रिपीटेडली क्वेश्चन मेंस में पूछे गए और वो अलग तरीके से पूछे गए, नॉट टेक्निकल क्वेश्चन, बट उसका ना थोड़ा लॉजिक अलग है, ठीक है। तो एग्जैक्टली फिर हम लोग आगे जाके डिस्कस भी करेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। सामने जाके मैंने एक्चुअली स्लाइड्स में लगाए हुए भी है वही क्वेश्चन, तो उसको भी हम लोग समझेंगे कि
वो उस क्वेश्चन का कैसे डील करना होता है, सभी मेंस के क्वेश्चन है। ठीक है, चलो सबसे पहले देखते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है। तो बेसिकली ट्रॉपिकल साइक्लोन सुनते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि दीज साइक्लोन्स फॉर्म बिटवीन द ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स मींस व्हाट? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का बीच का जो भी एरिया है जिसे हम लोग ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं, तो यहीं पे फॉर्म होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो क्या है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर द वायलेंट स्टॉर्म्स दैट ओरिजिनेट्स ओवर द ओशियंस इन ट्रॉपिकल एरियाज, मूव्स ओवर कोस्टल एरियाज। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। ये डेफिनेशन में अगर आप प्रॉपरली देखते हो तो दो तीन चीज इंपॉर्टेंट है। देखो क्या लिखा हुआ है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर द वायलेंट स्टॉर्म। अभी ये वायलेंट स्टॉर्म्स लिखा हुआ है। जिस तरीके से हम लोग यूजुअली देखते हैं ना कभी कभी कि वायलेंट स्टॉर्म, या फिर न्यूज में हम लोग देखते हैं कि साइक्लोन हिट्स ओडिशा कोस्ट, या साइक्लोन हिट्स आंध्रा कोस्ट, करेक्ट, या फिर साइक्लोन हिट्स महाराष्ट्र कोस्ट, इस तरीके से हम लोग सुनते हैं। तो ये हिट हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम लोग भाई वो वेदर फेनोमेना जो बना हुआ है उससे काइंड ऑफ एक प्रकार से हम लोग कह रहे हैं कि वो ज्यादा अवेयर है, या फिर उसके रिस्पेक्ट में हम लोग वो ज्यादा चिंतित है। क्यों चिंतित है? क्योंकि वो कुछ ना कुछ नुकसान करा रहा है हमारे कोस्टल रीजन में, करेक्ट। तो यही चीजें हमने वायलेंट वर्ड टेम्परेट साइक्लोन के बारे में नहीं सुना था। टेम्परेट साइक्लोन में उनका वास्ट रेंज बहुत बड़ा होता है। इतने बड़े बड़े साइक्लोन्स होते हैं वो कि उनका एरिया 700-800 कभी कभी 1000 किलोमीटर तक भी एक्सपैंडेड होता है, बट वहां पे वायलेंट नेचर नहीं होता। ये याद रखो, वायलेंट नेचर वहां पे नहीं होता। सिर्फ वायलेंट हम लोग नहीं कहेंगे, बट थोड़ा एक्सट्रीम कंडीशन बन जाता है जब किसी एरिया में उसी टेम्परेट साइक्लोन का कोल्ड फ्रंट अराइव करता है। क्योंकि कोल्ड फ्रंट में क्या होता है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। वही क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड क्या देते हैं आपके, हेवी रेनफॉल देते हैं। तो उतना ही सिर्फ आपको ना वो वायलेंट लगेगा, बट अदरवाइज आपका टेम्परेट साइक्लोन इतना ज्यादा वायलेंट नहीं होता। बाकी वो सिस्टम चेंज करते रहता है। कभी आप वार्म सेक्टर में रहोगे, कभी आप वार्म सेक्टर में रहोगे, सॉरी वार्म फ्रंट पे रहोगे, कभी आप कोल्ड सेक्टर में रहोगे, कभी आप कोल्ड फ्रंट पे रहोगे। बट वहां पे स्ट्रॉन्ग मतलब हम लोग कह रहे हैं ना वायलेंस इतना कुछ नहीं होता, वायलेंट नहीं होते वो, करेक्ट। सिर्फ रेनफॉल वगैरह होगा वो है। बट आपने, हमने, या फिर जो भी अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं बचपन से, तो हम लोग कहते हैं कि साइक्लोन हिट हो गया, साइक्लोन हिट हो गया, इतने लोगों की जान गई, इतने लोगों का नुकसान हुआ, ये गाड़ियां गई, या फिर ये लोगों के घर के छत जो छप्पर होते हैं वो उड़ गए, करेक्ट। तो लोगों का नुकसान हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इनका इनहेरेंट नेचर ही बड़ा वायलेंट होता है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन ज्यादा वायलेंट होते हैं एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल साइक्लोन, सॉरी टेम्परेट साइक्लोन। इतना याद रख लो, इसीलिए डेफिनेशन में ही वर्ड वायलेंट स्टॉर्म यूज करा गया। बट ट्रॉपिक टेम्परेट साइक्लोन में हमने कोई ऐसा वायलेंट वगैरह वर्ड यूज नहीं किया था। ठीक है, क्लियर। अभी देखो, तो एक वर्ड याद रखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर द वायलेंट स्टॉर्म्स दैट ओरिजिनेट्स ओवर ओशंस। यहाँ पे ओशंस एंड लैंड नहीं कहा है, ओनली ओशंस का है। तो ये भी याद रखना है, क्योंकि इसके पहले हमने जो पढ़ा था वो लैंड एंड सी के ऊपर का, बट यहाँ पे ओवर ओशंस इन ट्रॉपिकल एरियाज। ऑब्वियसली ये ट्रॉपिकल एरियाज में ही ओरिजिनेट होगी, उसके बियॉन्ड नहीं हो रहे। एंड मूव्स ओवर कोस्टल एरियाज, कोस्टल एरियाज की तरफ ये मूव कर रहे हैं, मतलब लैंड की तरफ मूव कर रहे हैं। तो बेसिकली आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में इतने ही कीवर्ड याद रखते हैं। सबसे पहले तो वायलेंट स्टॉर्म, तो ये डेफिनेशन आपके दिमाग में बन जाएगी। वैसे ये 4-5 कीवर्ड आपने याद रख लिए विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ वायलेंट स्टॉर्म, इट ओरिजिनेट्स ओवर सी वाटर, करेक्ट, ओशन। फिर उसके बाद इन एरियाज ट्रॉपिकल एरियाज, ठीक है, एंड मूव्स टुवर्ड्स कोस्टल एरिया। बस 4 कीवर्ड है, 4 कीवर्ड से आपकी पूरी डेफिनेशन बनती है। और मेन एग्जाम में भी आपको कीवर्ड लेके जाना पड़ता है सो दैट कि आपका डेफिनेशन मीनिंगफुल रहे, जिस तरीके से आप उस सब्जेक्ट का जो एक डिमांड होता है या फिर जो कुछ आपको पूछा जाता है, करेक्ट। तो आपको अगर मान लो कोई भी डेफिनेशन लिखनी है तो उसको ना वर्बेटिम याद मत करो। वर्बेटिम मतलब रट्टा मारे हुए, उसके कीवर्ड आने चाहिए आपके डेफिनेशन में, फिर वो आपके वर्ड में लिखो, बट वो कीवर्ड आने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे कीवर्ड क्या क्या है, जैसे मैंने कहा सबसे पहले तो वायलेंट स्टॉर्म, ठीक है। तो आप कर लो डिजाइन, फिर आपका स्टेटमेंट जैसे आपको डिजाइन करना है, ठीक है, फॉर्मुलेट कर लो। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर द वायलेंट स्टॉर्म फॉर्म ओवर द ओशनिक एरिया in the tropical regions, correct, and move towards the coastal region. That's it, आपका डेफिनेशन बन गया। तो कीवर्ड याद करते चलिए सो दैट कि आपको मेंस के आंसर राइटिंग में ज्यादा अच्छे से आंसर लिख पाओ। क्लियर? नाउ these are the irregular wind movement involving close circulation of air around the low pressure center. Very much important. ठीक, क्या लिखा हुआ है? These are the irregular wind movement involving the close circulation
ऑफ एयर अराउंड द लो प्रेशर सेंटर, करेक्ट। तो हमने इसके पहले एक बात बताई थी मैंने, ठीक है, एक था डायरेक्शन के बारे में, फिर से एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूं, और दूसरा था सिस्टम के बारे में। अभी देखो वर्ड बड़े कंफ्यूजिंग थे, बट ये इनका ना एक मीनिंग होता है। जैसे मैंने कहा था कोई साइक्लोन्स ऐसे होते हैं जो एक्चुअली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और कुछ साइक्लोन ऐसे होते हैं जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, इस तरीके से, करेक्ट। तो बेसिकली डायरेक्शन बता रहा है कि उसका रोटेशन कैसे है। जैसे कि ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, या फिर जिसे हम लोग काउंटर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज भी कहते हैं, करेक्ट, काउंटर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। और ये कौन सा है, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे वर्ड के ऊपर ध्यान दो, क्लॉकवाइज एंड काउंटर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, ये आपको डायरेक्शन बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है इस सर्कुलेशन की। बट मैंने सिस्टम कहा था, सिस्टम क्या होती है, जैसे कि साइक्लोनिक सिस्टम, ठीक है, साइक्लोनिक सिस्टम, और एक होती है एंटी साइक्लोनिक सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत बार ना आप कंफ्यूज कहां पे होते हैं, आप ये वर्ड मैंने यहाँ पे काउंटर यूज किया इसलिए कुछ आपको डिफरेंस समझा नहीं होगा, बट मैंने जैसे एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज अगर वर्ड यूज किया तो फिर आपको ना थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि आपको लग रहा है सर ये एंटी क्लॉकवाइज भी है, एंटी साइक्लोनिक भी है, तो फर्क क्या होता है एग्जैक्टली एंटी साइक्लोनिक और एंटी क्लॉकवाइज में। इसमें फर्क एक है कि ये जो कुछ एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज हम लोग कह रहे हैं, दिस इज अबाउट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है। बट व्हेन आई एम सेइंग साइक्लोनिक या फिर एंटी साइक्लोनिक, इट मींस वो कहां पे फॉर्म हो रहा है, मतलब किस प्रेशर सिस्टम के अराउंड फॉर्म हो रहा है। जैसे कि साइक्लोनिक सिस्टम हमेशा लो प्रेशर जो एरिया होता है उसके अराउंड ही फॉर्म होती है, और आपका एंटी साइक्लोनिक सिस्टम कहां पे फॉर्म होती है, हाई प्रेशर के अराउंड हो सकती है। तो इसका मतलब ये भी समझ लीजिए कि लो प्रेशर के अराउंड जो सिस्टम फॉर्म हो रही है, जिसे हम लोग साइक्लोनिक सिस्टम कह रही है, और एक्चुअली लो प्रेशर के अराउंड जो कुछ सिस्टम बनती है उसको साइक्लोनिक कहते हैं। इनफैक्ट इसके पहले हमने जो टेम्परेट साइक्लोन पढ़ा वो भी आपका कौन सा था, साइक्लोनिक सिस्टम ही था, जो लो प्रेशर के अराउंड बना था। अभी भी जो हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन पढ़ेंगे वो भी जो है वो एक्चुअली लो प्रेशर के अराउंड ही फॉर्म हो रहा है, जिसे हम लोग साइक्लोनिक सिस्टम कह रहे हैं। मतलब एनी टाइप ऑफ साइक्लोन विच आर फॉर्मिंग, they are actually formed around low pressure system, that's why they are called cyclonic system ना। cyclonic system का नाम कैसे दिया हुआ है हमने, वेट अ मिनट, हाँ, साइक्लोनिक सिस्टम का नाम कैसे दिया हमने, साइक्लोनिक सिस्टम का नाम हमने दिया हुआ है सॉरी, सो साइक्लोनिक सिस्टम हम लोग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसके अराउंड जो सर्कुलेटरी सिस्टम बनती है ना, दे फॉर्म द साइक्लोन, ठीक है। तो लो प्रेशर के अराउंड यूजुअली आपका ना सर्कुलेशन बनता है, दैट्स व्हाई द नेम गिवन इज साइक्लोनिक सिस्टम, ठीक है। तो ये साइक्लोनिक सिस्टम बन रहा है, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम बन रहा है, तो ये साइक्लोनिक सिस्टम होगा। बट उसकी अपोजिट क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, तो लो प्रेशर के अपोजिट हाई प्रेशर होता है। तो लो प्रेशर में तो एयर आती है ना सराउंडिंग रीजन से, जो भी हाई प्रेशर होते हैं वहां से लो प्रेशर एरिया में हवा आती है, और वही क्लोज ऐसा सिस्टम होता है जो एक सर्कुलेटरी वे में होता है, उसे हम लोग कहते हैं साइक्लोनिक सिस्टम। बट उसके अपोजिट क्या होता है, हाई प्रेशर। हाई प्रेशर से हवा बाहर निकलती है, करेक्ट, बट वो हवा बाहर निकलने के टाइम पे वो फॉलो करती है कोरियोलिस फोर्स को। तो हवा बाहर निकलने के टाइम पे भी सिंपल नहीं निकलती ऐसे, वो भी घूमते हुए बाहर निकलती है। तो उस तरीके की जो सिस्टम होती है उसे हम लोग एंटी साइक्लोनिक सिस्टम कहते हैं, मतलब इसके ही अपोजिट, ठीक है। ये इसमें अंदर आती है हवा, मतलब टुवर्ड सेंटर हवा आती है आजू बाजू से, और वो घूमते हुए अंदर आती है। हाई प्रेशर के अराउंड क्या होता है, हवा बाहर निकलती है बट घूमते हुए बाहर निकलती है। तो टोटली अपोजिट दिख रहा है आपको सिस्टम फॉर्म होते हुए। तो यहाँ पे जो सिस्टम है वो अलग है, लो प्रेशर के अराउंड और हाई प्रेशर के अराउंड। तो हमेशा दिमाग में एक डाल दीजिए चीज, ठीक है, जब भी आप एक्सप्लेनेशन करोगे तो वहां पे कंफ्यूजन थोड़ा ना आपका कम होगा, करेक्ट। तो हमेशा याद रखो कि लो प्रेशर के अराउंड जो सिस्टम बनेगी, जिसमें एक्चुअली सराउंडिंग हाई प्रेशर से एयर एक्चुअली पुल की जाती है, और इसी लो प्रेशर में सराउंडिंग की एयर पुल होती है, बट इन ए सर्कुलेटरी वे, मतलब आजू बाजू से हवा आ रही है और सेंटर में आके बच जा रही है, करेक्ट। जैसे कि वो पानी के बीच में भौरा बनता है, पानी के बीच में भौरा बनता है तो सेंटर से पूरा पानी कहां पे जाता है, सेंटर के होल में जाता है। तो ये कुछ एक सर्कुलेटरी सिस्टम बन रही है, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी एक सर्कुलेटरी सिस्टम बनती है, तो इसे हम लोग साइक्लोनिक सिस्टम कहते हैं, करेक्ट। उसके अपोजिट जो सिस्टम होती है हाई प्रेशर वाली, उसे हम लोग फिर एंटी साइक्लोनिक सिस्टम कहेंगे, ठीक है। ये तो सिस्टम थी, इसमें डायरेक्शन नहीं था। डायरेक्शन अभी हम लोग बताएंगे कि क्या डायरेक्शन रहेगा, ठीक है। ये सिस्टम थी,
कि लो प्रेशर के अराउंड बनेगा तो एंटी साइक्लोनिक और हाई प्रेशर के अराउंड बनेगा तो साइक्लोनिक। पर डायरेक्शन कैसे डिसाइड होगा? डायरेक्शन डिसाइड होता है वेयर दैट सिस्टम इज फॉर्मिंग, करेक्ट। डायरेक्शन कहां पे कैसे डिसाइड होता है, कहां पे ये बन रहा है। इट मींस व्हाट कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में लो प्रेशर एरिया है और साउथ हेमिस्फीयर में भी लो प्रेशर है। ठीक है, मैं आपको कंफ्यूजन दूर करा रहा हूं इसलिए। तो अभी लो प्रेशर है, इसका मतलब क्या है कि सराउंडिंग से एयर एंटर करेगी और एक तरीके से साइक्लोनिक सिस्टम बनेगा। वेट अ मिनट, अच्छा तो पास है 4 टाकलं, वेट अ मिनिट, ठीक है। हाँ, तो जैसे मैंने कहा आपको कि लो प्रेशर और हाई प्रेशर जो है, तो वो क्या बता रहा है कि लो प्रेशर हाई प्रेशर आपका दोनों तरफ बन सकता है। मान के चलिए कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में बना, साउथ हेमिस्फीयर में बना, बट जैसे मैंने कहा कि लो प्रेशर के अराउंड क्या होता है, सराउंडिंग एरिया से एयर पुल की जाती है। बट ये सिंपली नहीं होती है एकदम डायरेक्ट डायरेक्ट। वो कैसे अंदर आती है? वो घूमते हुए अंदर आती है ना, हमने पढ़ा था, घूमते हुए अंदर आती है। तो ये घूमते हुए अंदर आएगी इस तरीके से, लेट से, करेक्ट। ये अंदर ऐसे घूमती हुए आएगी, तो बेसिकली ये एक क्या बना देगा, सर्कुलेशन बना देगा इस तरीके से, करेक्ट। तो ये सर्कुलेशन जो बन रहा है वो घूमते हुए अंदर तक आ रहा है, क्योंकि लो प्रेशर है। तो लो प्रेशर में एयर तो अंदर आनी वाली किसी भी हालत में, ठीक है, वो फिर नॉर्थ हेमिस्फीयर में रहे या फिर साउथ हेमिस्फीयर में। बट बेसिकली फर्क इतना ही है कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो एंटर होने वाली एयर है ना, उसका डायरेक्शन कुछ अलग होता है। और वो कैसे डिसाइड होता है? वो डिसाइड होता है बाय कोरियोलिस फोर्स। क्योंकि कोरियोलिस फोर्स में हमने पढ़ा था कि लो प्रेशर अगर है तो यहाँ पे जो भी एयर एंटर हो रही है वो राइट की तरफ से इस तरीके से एंटर होगी, मतलब राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होकर वो एंटर करेगी इसी लो प्रेशर एरिया में। तो अल्टीमेटली जब ये एयर नॉर्थ हेमिस्फीयर में लो प्रेशर के अराउंड इस तरीके से राइट टर्न करते हुए अंदर एंटर करेगी, तो अल्टीमेटली ये ना एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन फॉर्म कर लेगा, ठीक है। बट साउथ हेमिस्फीयर में वैसे नहीं होगा। साउथ हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ टिल्ट होती है, तो ये इस तरीके से अंदर आने के बाद इस तरीके से अंदर आते हुए वो एयर क्या करेगा, एंटर करेगा। तो ये इफेक्टिवली क्या बनेगा, क्लॉकवाइज सर्कुलेशन बना देगा। तो अभी देखो, अभी आपको एक बात समझ में आ रही होगी, दोनों तरफ लो प्रेशर एरिया बने, नॉर्थ हेमिस्फीयर में और साउथ हेमिस्फीयर में। बट नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो लो प्रेशर एरिया बना और साउथ हेमिस्फीयर में जो लो प्रेशर एरिया बना, जो लो प्रेशर, वेट, हाँ, लो प्रेशर, हाँ, लो प्रेशर नॉर्थ हेमिस्फीयर में बन रहा है, लो प्रेशर साउथ हेमिस्फीयर में बन रहा है। दोनों को हम लोग क्या कहेंगे, साइक्लोनिक सिस्टम कहेंगे। दोनों को हम लोग साइक्लोनिक सिस्टम कहेंगे क्योंकि लो प्रेशर के अराउंड ही बना है। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है डायरेक्शन का। डिफरेंस है डायरेक्शन का। यहाँ पे एंटी साइक्लोनिक है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज है नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और यहाँ पे क्या है, क्लॉकवाइज है। अगर ध्यान से देखते हो तो ये राइट की तरफ घूम रहा है, ये इस तरीके से घूम रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज है। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स व्हाट कि जो आपका साइक्लोनिक कंडीशन है, जिसे हम लोग कह रहे हैं लो प्रेशर के अराउंड बनने वाला सिस्टम, वो आपका इधर एंटी साइक्लोनिक हो सकता है या फिर साइक्लोनिक होता है डायरेक्शन वाइज। और ये डायरेक्शन कैसे डिसाइड होती है? दिस इज एक्चुअली डिसाइडेड बाय द कोरियोलिस फोर्स, डिपेंड्स अपॉन इन विच हेमिस्फीयर इट इज फॉर्मिंग। तो किस हेमिस्फीयर में वो फॉर्म हो रहा है उसी के ऊपर डिपेंड करेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो आपको कंफ्यूज क्या नहीं करना है, होना है कि क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन है जो सर्कुलेशन हो रहा है, करेक्ट। और आपका साइक्लोनिक सिस्टम एंड एंटी साइक्लोनिक सिस्टम ये क्या बता रहा है कि किस प्रेशर बेल्ट के अराउंड, किस प्रेशर एरिया के अराउंड ये फॉर्म हो रहा है। अगर लो प्रेशर एरिया के अराउंड फॉर्म हो रहा है तो एंटी सॉरी साइक्लोनिक कंडीशन, और हाई प्रेशर के अराउंड बन रहा है तो एंटी साइक्लोनिक कंडीशन, ठीक है, क्लियर। तो अभी ये सिस्टम आपका साउथ हेमिस्फीयर में बनेगा, ठीक है, ये सिस्टम नॉर्थ हेमिस्फीयर में बनेगा। बट उसके साथ साथ आपका हाई प्रेशर वाला एंटी साइक्लोनिक कंडीशन भी तो बन सकता है नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में। वो क्यों नहीं बनेगा? यहाँ पे तो हमने समझा अभी लो प्रेशर सिस्टम इन नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर, ठीक है। नॉर्थ हेमिस्फीयर में भी लो प्रेशर था, साउथ हेमिस्फीयर में भी लो प्रेशर था, जिसे हम लोग कह रहे हैं साइक्लोनिक कंडीशन, ठीक है, साइक्लोनिक सिस्टम। बट इनका डायरेक्शन फर्क है। नॉर्थ हेमिस्फीयर में डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, साउथ हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज है। अभी अगर हम लोग हाई प्रेशर सिस्टम अगर स्टडी करते हैं तो उनका कैसे डिफरेंस रहेगा। तो अभी देखो, हम लोग हाई प्रेशर सिस्टम समझेंगे। तो लेट से हाई प्रेशर हमने देखा, यहाँ पे भी हाई प्रेशर बना, सेम लाइक लो प्रेशर बना था, यहाँ पे हाई प्रेशर। तो बाहर जाने वाली एयर अगेन कोरियोलिस फोर्स वाला रूल फॉलो करेगी कि राइट की तरफ टिल्ट होगी नॉर्थ हेमिस्फीयर में, करेक्ट, और साउथ हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ टिल्ट करेगी। तो ये राइट की तरफ, साउथ हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ। तो बाहर जाने वाली एयर सिंपली स्ट्रेट में जाते हुए ये इस तरीके से मुड़ के बाहर निकलेगी, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, करेक्ट, समझ में आ रहा है आपको? तो इस तरीके से तो इफेक्टिवली वो क्लॉकवाइज घूम रही है,
तो मतलब हाई प्रेशर से जो एयर बाहर निकल रही है ना, ये क्लॉकवाइज घूमते हुए बाहर निकल रही है। साउथ हेमिस्फीयर में क्या होता है, बाहर निकलने वाली एयर जो भी रहेगी वो लेफ्ट की तरफ मूव करेगी अंडर द कोरियोलिस फोर्स, तो ये इस तरीके से बाहर निकलेगी, स्ट्रेट में बाहर निकलते हुए लेफ्ट की तरफ मूव करते हुए बाहर निकलेगी। तो इफेक्टिवली जो आपका एक डायरेक्शन रहेगा इस सिस्टम का, वो आपका रहेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो हाई प्रेशर के अराउंड जो सिस्टम बनती है, जिसे हम लोग कहते हैं हाई प्रेशर के अराउंड एंटी साइक्लोनिक कंडीशन, करेक्ट, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन होती है वो। बट यही एंटी साइक्लोनिक कंडीशन नॉर्थ हेमिस्फीयर में कौन से डायरेक्शन से होती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन से होती है, और साउथ हेमिस्फीयर में वही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से होती है। तो आपको यही याद रखना होता है और आपको कंफ्यूज यही किया जाता है, ठीक है। अभी आप ध्यान से देखोगे तो क्या समझ पा रहे हो कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में लो प्रेशर के अराउंड जो साइक्लोनिक सिस्टम बनता है, हमेशा लो प्रेशर के अराउंड साइक्लोनिक सिस्टम बनेगा, ये दिमाग में डाल दो, और हाई प्रेशर के अराउंड एंटी साइक्लोनिक बनेगा। तो जो साइक्लोनिक कंडीशन बन रहा है लो प्रेशर के अराउंड, वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में उसका डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, और साउथ हेमिस्फीयर में जो लो प्रेशर के अराउंड आपका साइक्लोनिक कंडीशन बन रहा है उसका डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। बट अगर हम लोग हाई प्रेशर के अराउंड बनने वाला एंटी क्लॉकवाइज सॉरी एंटी साइक्लोनिक कंडीशन समझते हैं, तो उसका डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। और साउथ हेमिस्फीयर में जो हाई प्रेशर के अराउंड बनने वाला आपका एंटी साइक्लोनिक कंडीशन, उसका डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों ऑपोजिट रहेगा। यहाँ पे देखो, नॉर्थ हेमिस्फीयर का ही अगर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, साउथ का छोड़ दो, नॉर्थ नॉर्थ का दोनों कंडीशन हम लोग कंपेयर करेंगे। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में जब साइक्लोनिक कंडीशन बन रहा है अराउंड लो प्रेशर एरिया, उसका डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, और नॉर्थ हेमिस्फीयर में ही जब एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बन रहा है तो उसका है क्लॉकवाइज। मतलब डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों अलग अलग सिस्टम का नॉर्थ हेमिस्फीयर में। सिमिलर सेम सिस्टम, मतलब लो प्रेशर एंड लो प्रेशर इन नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर, इसमें भी डायरेक्शन में फर्क है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है तो साउथ हेमिस्फीयर का क्लॉकवाइज बन रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देख पाओगे कि यहाँ पे आप देख लो कि लो प्रेशर के अराउंड बनने वाला जो सिस्टम है वो आपका क्लॉकवाइज है, बट साउथ हेमिस्फीयर में बनने वाला जो कुछ आपका एंटी साइक्लोनिक कंडीशन है ये एंटी क्लॉकवाइज है, करेक्ट। तो ये समझना होता है और स्टेटमेंट यही पे बनेंगे, ठीक है। तो आप अगर कोई एक याद रखते हो तो सबसे पहले आप, अगर इसका शॉर्टकट क्या है ना, मतलब ये बहुत बार कंफ्यूज होता है स्टूडेंट को, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं ये। तो इसको बेसिकली ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। अगर मान के चलो कि आपने इस तरीके से ड्रॉ करा, तो लेट से लो प्रेशर लिख दो, हाई प्रेशर और हाई प्रेशर लिख दो। फिर इनमें से कोई एक ही याद किया ना आपने, तो ये चारों आपको याद हो जाएंगे। कैसे? अगर मान के चलो लो प्रेशर है, हाई प्रेशर है, क्योंकि दोनों तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में दो सिस्टम बन सकती है, एक तो लो प्रेशर बनेगी, हाई प्रेशर बनेगी। साउथ हेमिस्फीयर में भी सेम, लो प्रेशर बनेगी, हाई प्रेशर बनेगी, दो ही सिस्टम पॉसिबल है। क्लियर? अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर में लो प्रेशर और हाई प्रेशर में से एक आपने याद कर लिया कि लो प्रेशर आपका जो सिस्टम होता है, जिसे हम लोग साइक्लोनिक सिस्टम कहते हैं, लो प्रेशर वाले को साइक्लोनिक याद कर लो, उसका ही अपोजिट एंटी साइक्लोनिक होगा। लो प्रेशर है मतलब साइक्लोनिक, ठीक है, इसके नाम भी मैं आपको समझा देता हूं। तो लो प्रेशर है मतलब साइक्लोनिक, ठीक है, यहाँ पे एंटी साइक्लोनिक, ठीक है, एंटी साइक्लोनिक। सिमिलरली साउथ हेमिस्फीयर में भी लो प्रेशर है तो ये भी साइक्लोनिक कंडीशन रहेगा, करेक्ट। और यहाँ पे इसके अपोजिट ये एंटी साइक्लोनिक रहेगा। ये तो नाम फिक्स है, हाई प्रेशर के अराउंड वाले एंटी साइक्लोनिक और लो प्रेशर के अराउंड वाले साइक्लोनिक। अगर आपने कोई भी एक भी डायरेक्शन याद कर लिया, मतलब कि लो प्रेशर के अराउंड जो भी सिस्टम बन रहा है साइक्लोनिक कंडीशन, उसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो अभी सिर्फ अपोजिट करते चलिए। एंटी साइक्लोनिक के अपोजिट क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज के अपोजिट क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज है तो यहां पे अपोजिट कर दो, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज के अपोजिट क्लॉकवाइज, या फिर एंटी क्लॉकवाइज का अपोजिट क्लॉकवाइज, दोनों तरफ से सेम ही आने वाला है। यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज का क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज का क्लॉकवाइज, तो दोनों तरफ से सेम ही आने वाला है। तो आपका ये चार्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे ये जो है ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है। इसे हम लोग कहते हैं सिस्टम, मतलब साइक्लोनिक है, एंटी साइक्लोनिक है क्या, तो साइक्लोनिक सिस्टम है या फिर एंटी साइक्लोनिक सिस्टम है क्या। तो ये चार्ट अगर आपने याद कर लिया ना, तो बस आपके नहीं, इसके ऊपर क्वेश्चन गलत नहीं होने वाले। प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं मैं, इसमें तो आपको एक्चुअली राइटिंग करना होता है, बट ये आपको भी समझना होता है एग्जैक्टली कैसे। तो यहां तक क्लियर है कि आपको सभी को ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कंफ्यूज भी करता है स्टूडेंट को, और आपके आधे मार्क यही पे निकल जाते हैं, क्योंकि ना आधे लोग ने ये स्टेटमेंट में कंफ्यूज बैठे रहते हैं। और सिंपल क्वेश्चन होता है, ये फुल टॉस क्वेश्चन है, जिसको ये ट्रॉपिकल साइक्लोन समझ में आ गया ना, तो ये क्वेश्चन आपके गलत होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि यूपीएससी इसमें ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं पाता। ज्यादा इन्हीं चारों के ऊपर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, एक तो डायरेक्शन के ऊपर और दूसरा
सिस्टम के नाम के ऊपर। सिस्टम के नाम मतलब जैसे लो प्रेशर सिस्टम के अराउंड बनने वाला जो सिस्टम है उसको वो एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बनेगा। बट हमने याद कर लिया है, हमने रट्टा मार लिया अभी कि भाई साइक्लोनिक कंडीशन मतलब लो प्रेशर के अराउंड ही बनेगा। ये दिमाग में फिट कर दो कि साइक्लोनिक कंडीशन बन रहा है तो वो डेफिनेटली लो प्रेशर के अराउंड बनेगा, वो हाई प्रेशर के अराउंड बन ही नहीं सकता। आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर रहे साउथ हेमिस्फीयर रहे, ठीक है, दिमाग नहीं तो आप वहां पे दिमाग लगाओगे कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में लो प्रेशर के अराउंड अगर साइक्लोनिक सिस्टम बन रहा है तो साउथ हेमिस्फीयर में शायद हाई प्रेशर के अराउंड साइक्लोनिक सिस्टम बनेगा। नहीं, याद रख लेना, नॉर्थ हेमिस्फीयर रहे साउथ हेमिस्फीयर रहे, आपका साइक्लोनिक कंडीशन हमेशा और हमेशा लो प्रेशर के अराउंड बनेगा और आपका एंटी साइक्लोनिक कंडीशन हमेशा और हमेशा हाई प्रेशर के अराउंड बनेगा। ठीक है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो सकता है उसका, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर। जैसे कि यहाँ पे लो प्रेशर के अराउंड जो साइक्लोनिक कंडीशन बना उसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, बट साउथ हेमिस्फीयर में लो प्रेशर के अराउंड जो साइक्लोनिक कंडीशन बना उसका क्लॉकवाइज कंडीशन डायरेक्शन। डायरेक्शन चेंज होगा बट सिस्टम लो प्रेशर के अराउंड ही बनेगा साइक्लोनिक। ठीक है, तो ये याद करना है आपको प्रॉपरली। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने फिर से आपको रिवाइज कर दिया है, आप भी खुद होके उसको समझ सकते हो कि एग्जैक्टली कैसे है। नहीं तो मैंने बेसिक से तो बताया हुआ है कि वो रूल तो हमने पढ़े हुए कोरियोलिस फोर्स वगैरह का, सिर्फ वो रूल याद रख लो कि भाई नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या होता है, राइट की तरफ टिल्ट करता है, साउथ हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ करता है, और एट द सेम टाइम लो प्रेशर में सराउंडिंग की एयर एंटर होती है और हाई प्रेशर से एयर एक्चुअली बाहर निकलती है। बस इतना भी बेसिक आपने याद रखा तो वो डायरेक्शन भी आप खुद ही जनरेट कर लेते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर है ना सभी को? ये चारों सिस्टम के बारे में किसी को कंफ्यूजन है? इस बार के टेस्ट में ये क्वेश्चन डेफिनेटली रहेंगे। ठीक है, ये याद कर लो। अभी लास्ट सैटरडे शायद आपका टेस्ट नहीं हुआ था, इस सैटरडे होगा, तो क्लाइमेटोलॉजी जो भी हमने अभी तक पढ़ा हुआ है उसके ऊपर ही टेस्ट रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसके ऊपर डेफिनेटली बनेगा और मैं बनाऊंगा भी। ठीक है, इसी के ऊपर बनने वाला है क्वेश्चन। क्लियर? तो ये याद कर लेना। तो बेसिकली यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि दीज आर द इरेगुलर विंड मूवमेंट इन्वॉल्विंग द क्लोज सर्कुलेशन ऑफ एयर अराउंड द लो प्रेशर सेंटर। तो बेसिकली हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? साइक्लोन पढ़ रहे हैं। तो साइक्लोन पढ़ रहे हैं, इसका मतलब लो प्रेशर के अराउंड बनने वाला सिस्टम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हाई प्रेशर के अराउंड बनने वाला एंटी साइक्लोनिक कंडीशन हम लोग नहीं समझ रहे। ठीक है, हमने इसके पहले भी जो टेम्परेट साइक्लोन पढ़ा वो भी लो प्रेशर के अराउंड था, अभी जो हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन पढ़ रहे हैं वो भी लो प्रेशर के अराउंड है। तो यहाँ पे हम लोग एंटी साइक्लोनिक कंडीशन के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे, हम लोग साइक्लोन पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हम लोग लो प्रेशर के अराउंड बनने वाला सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। और लो प्रेशर में सिस्टम नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में दो प्रकार से बन सकते हैं। अभी मैंने कहा कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में लो प्रेशर के अराउंड बनने वाला जो सिस्टम है वो एंटी क्लॉकवाइज रहता है, और साउथ हेमिस्फीयर में जो लो प्रेशर के अराउंड सिस्टम बनता है जिसे हम लोग साइक्लोनिक कंडीशन कहते हैं वो क्लॉकवाइज होता है। तो यहाँ पे हाई प्रेशर का दिमाग से अभी फिलहाल निकाल दो, वो समझाने के लिए मैंने चारों समझाया, बट हम लोग अभी फिलहाल पढ़ रहे हैं लो प्रेशर, क्योंकि जिसे हम लोग साइक्लोनिक कंडीशन कह रहे हैं। तो साइक्लोन तो कहीं पे भी इमर्ज हो सकते हैं, साइक्लोन आपके नॉर्थ हेमिस्फीयर में भी इमर्ज हो सकते हैं, साउथ हेमिस्फीयर में भी हो सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि भाई साइक्लोनिक कंडीशन हमेशा और हमेशा लो प्रेशर के अराउंड बनेगा, जिसे हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन वगैरह भी नाम दे रहे हैं, बट वो डायरेक्शन वाइज चेंज है। नॉर्थ हेमिस्फीयर में एंटी साइक्लोनिक और साउथ हेमिस्फीयर में एंटी साइक्लोनिक में एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, और साउथ हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। क्लियर? ठीक है, इतना अगर समझ में आ गया तो आगे वही लिखा हुआ है, इट इज द रिजल्ट ऑफ, ये मैं समझाऊंगा कैसे हो रहा है, बट देखो, इट इज द रिजल्ट ऑफ रैपिड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ ए हॉट एयर सब्जेक्टेड टू द कोरियोलिस फोर्स। अभी मैंने कहा था कि ये सब कुछ जो सर्कुलेशन हो रहे हैं, जो डायरेक्शन डिसाइड की जा रही है, उसका जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो है आपका कोरियोलिस फोर्स। और अभी मैंने वही देखा था हमने, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों नॉर्थ हेमिस्फीयर में डायरेक्शन अलग है और साउथ हेमिस्फीयर में डायरेक्शन अलग है साइक्लोन की, वो सब कुछ डिसाइड कर रहा है कोरियोलिस फोर्स, जो हमने इसके पहले बेसिक पढ़ा था कोरियोलिस फोर्स के बारे में। ठीक है, क्लियर? तो ये क्या बता रहा है, मतलब बेसिकली ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में क्या बताया जा रहा है, इट इज अ रिजल्ट ऑफ रैपिड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ हॉट एयर। अभी रैपिड अपवर्ड मूवमेंट कैसे होती है, क्या होती है, मैं डिटेल में बताऊंगा, फिलहाल तो इतना याद रख लो, इट इज अ रैपिड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ ए हॉट एयर सब्जेक्टेड टू द कोरियोलिस फोर्स। जो भी मूवमेंट हो रही है, रैपिड अपवर्ड मूवमेंट हो रही है हॉट एयर की, वो एक्चुअली सब्जेक्टेड टू कोरियोलिस फोर्स, मतलब उसके ऊपर इंपैक्ट हो रहा है कोरियोलिस फोर्स का, और इसी के कारण ये डायरेक्शंस अलग अलग फॉर्म हो रही है, या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इमर्ज हो रही है, नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर। क्लियर? नाउ इन नॉर्थ हेमिस्फीयर इट इज एंटी क्लॉकवाइज। जो भी आपका साइक्लोन बनेगा नॉर्थ हेमिस्फीयर में ट्रॉपिकल, ये एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, और साउथ हेमिस्फीयर बनने वाला जो साइक्लोन है उसका जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज रहेगा। ठीक है, क्लियर? तो ये दोनों याद कर लो, अभी इसका डिटेल मैंने आपको बताया हुआ है, अभी भी इसके बाद भी आपको कंफ्यूजन रहेगा तो फिर से पूछ लेना, तो अभी याद रख लेना। ठीक है, नाउ अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है,
कंडीशंस फेवरेबल, और इसके ऊपर स्टेटमेंट बनता है। क्या स्टेटमेंट बनेगा वो समझिए मैं क्या बता रहा हूं अभी, कि ट्रॉपिकल साइक्लोन कभी भी मन में आया तो भी नहीं बनता, उसके लिए कुछ तो कंडीशन, प्री कंडीशन आवश्यक होती है, मतलब जरूरी होती है, तब तक वो बनता ही नहीं है। करेक्ट। उसके लिए क्या क्या कंडीशन इंपॉर्टेंट है तब जब ये ट्रॉपिकल साइक्लोन बनेगा? उसके लिए पहली कंडीशन है कि लार्ज सी सरफेस एरिया विथ टेम्परेचर 27 डिग्री और मोर। मिनिमम टेम्परेचर आपका 27 डिग्री होना जरूरी है, ओशियानिक सरफेस या फिर सी सरफेस टेम्परेचर। क्योंकि हमने देखा था कि ट्रॉपिकल साइक्लोन आपके जमीन के ऊपर नहीं बनते, ठीक है, लैंड के ऊपर नहीं बनेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ पानी के ऊपर बनते हैं। आपके टेम्परेट साइक्लोन पानी मतलब लैंड एंड सी दोनों के ऊपर बन सकते हैं, बट आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन सिर्फ और सिर्फ ओशियानिक वाटर के ऊपर ही बनते हैं, लैंड के ऊपर नहीं बनते। लैंड के ऊपर वो खत्म होते हैं, ठीक है, बनेंगे सिर्फ पानी के ऊपर, मतलब दैट इज ओशियानिक वाटर। तो ओशियानिक वाटर के ऊपर बन रहा है तो मतलब कहीं पे बनेगा क्या? नहीं, उसको बनने के लिए एटलीस्ट उस वाटर का टेम्परेचर 27 डिग्री या फिर उससे ज्यादा होना जरूरी है। मिनिमम 27 डिग्री, उससे ज्यादा होना जरूरी है। अब इसका रिलीवेंस मैं आगे बताऊंगा, तो फिलहाल पहली कंडीशन समझ लीजिए, ठीक है। नाउ सेकंड, प्रेशर ऑफ कोरियोलिस फोर्स इनफ टू क्रिएट द साइक्लोनिक वर्टेक्स। आपका कोरियोलिस फोर्स भी इनफ होना चाहिए, तभी जाके वो सर्कुलेटरी सिस्टम बनाएगा। अगर साइक्लोनिक कंडीशन आपका बनना है तो आपको कोरियोलिस फोर्स चाहिए, और वो इनफ पावरफुल चाहिए। इसका मतलब क्या होता है वो समझिए। हमने कोरियोलिस फोर्स के बारे में जब हमने पढ़ा था तो एक स्टेटमेंट उसके बारे में मैंने आपको समझाया था कि कोरियोलिस फोर्स इज एक्चुअली एब्सेंट या फिर जीरो एट इक्वेटर। इक्वेटर के पास जो कोरियोलिस फोर्स होता है ना वो जीरो होता है, एब्सेंट होता है, करेक्ट। बट कोरियोलिस फोर्स इंक्रीजेस टुवर्ड्स पोल। ये मैंने समझाया था आपको, इंक्रीजेस टुवर्ड्स पोल एरिया, मतलब जीरो होता है इक्वेटर के पास, वो बढ़ते चलता है टुवर्ड्स द पोल एरिया। और जितना ज्यादा पोलवर्ड हम लोग जाएंगे उतना ज्यादा, या फिर पोलवर्ड जो भी विंड ब्लो करेगी उसके ऊपर कोरियोलिस फोर्स का इंपैक्ट उतना ही ज्यादा होगा। इंपैक्ट ज्यादा होना मतलब क्या? वो अगर सीधी जाने वाली एयर है तो वो शायद लेट से कि यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं 30 डिग्री पे शायद वो इतना डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो पोल के पास कोरियोलिस फोर्स और भी ज्यादा है ना, तो उस एयर को वो इस तरीके से डिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। ये 30 डिग्री वाला है, ये आपका लेट से 60 डिग्री वाला है, समझ आ रहा है? तो डिफ्लेक्शन क्यों ज्यादा हो रहा है? क्योंकि कोरियोलिस फोर्स यूजुअली परपेंडिकुलर होता है, ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होता है। याद है कुछ आपके इनिशियल लेक्चर्स, ठीक है, इनिशियल लेक्चर विंड के बारे में हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उसके जनरेटिंग फैक्टर क्या होते हैं, उसके इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर क्या होते हैं। तो जनरेटिंग फैक्टर में हमारा विंड का एक फैक्टर था पीजीएफ, जिसे हम लोग कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। तो यही इनिशिएट करता है विंड को, बट इनिशिएट करने के बाद वो सिंपली विंड ब्लो नहीं करेगी फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, उसके ऊपर कोई कोरियोलिस फोर्स जैसे ही फैक्टर काम करते हैं, तो वो उनको सीधा न जाते हुए उनका डायरेक्शन चेंज कराता है। तो ये कोरियोलिस फोर्स जो होता है वो परपेंडिकुलर एक्ट करता है इसी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के ऊपर। तो इसको डिफ्लेक्ट करने का पावर ये अकॉर्डिंग टू या फिर विद रिस्पेक्ट टू डिग्री चेंज होता है, डिग्री ऑफ लैटिट्यूड। जितना डिग्री ऑफ लैटिट्यूड कम रहेगा, कम मतलब इक्वेटर की तरफ का रहेगा, उतना ही कम कोरियोलिस फोर्स होता है। और जितना डिग्री ज्यादा होगा लैटिट्यूड का, मतलब टुवर्ड्स पोल, उतना ही ज्यादा कोरियोलिस फोर्स होता है। इसीलिए 30 डिग्री पे शायद ये सीधे विंड को वो इस तरीके से डिफ्लेक्ट करेगा, बट शायद 60 डिग्री पे वही विंड इतनी डिफ्लेक्ट हो सकती है, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स बनते चलता है। बट हमारा जो ट्रॉपिकल साइक्लोन का फॉर्मेशन है वो नॉर्थ बिटवीन द ट्रॉपिक्स ही है, मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ, करेक्ट। हम लोगों को बियॉन्ड वाले कितने भी पावरफुल कोरियोलिस फोर्स हो, वहां पे शायद ट्रॉपिकल साइक्लोन बनना पॉसिबल नहीं है। वो ट्रॉपिकल साइक्लोन हमारे कहां तक रिस्ट्रिक्टेड है? ट्रॉपिकल रीजन में। तो ट्रॉपिकल रीजन में भी फिर हम लोगों को सबसे ज्यादा कोरियोलिस फोर्स कहां पे दिखेगा? तो 23.5 डिग्री पे दिखेगा, ऑब्वियस है। तो 23.5 डिग्री इन नॉर्थ एंड साउथ, क्योंकि वहां तक ही सीमित है ट्रॉपिकल साइक्लोन, और वहां का ही कोरियोलिस फोर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस डिग्री के बीच में सबसे ज्यादा कोरियोलिस फोर्स आपको 23.5 डिग्री पे दिखेगा, क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट डिग्री है यहाँ तक, करेक्ट। और सबसे साउथ हेमिस्फीयर में यही हाईएस्ट डिग्री है। इसके बियॉन्ड तो आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन बनते ही नहीं है, करेक्ट। न बनने का रीजन भी मैं बताऊंगा, बट फिलहाल हम लोग कंसीडर कर रहे हैं सिर्फ एरिया 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ तक। तो वहां पे सबसे ज्यादा कोरियोलिस फोर्स कहां पे है? यहाँ पे। इक्वेटर के पास तो कोरियोलिस फोर्स जीरो है। तो इक्वेटर के पास अगर मान के चलो लो प्रेशर एरिया भी बना ना, इक्वेटर के पास लो प्रेशर एरिया भी बना, तो सिंपली सराउंडिंग एरिया से जो विंड है ना सीधे इंटर हो जाएंगे अंदर में। अभी तो आप बोलोगे सर अभी तो आपने बताया था कि वो रोटेट करते हुए अंदर जाएंगे, बट हमने क्या कहा
कि इसको रोटेट या फिर इसको डिफ्लेक्ट करने का पावर जो होता है वो होता है कोरियोलिस फोर्स में। कोरियोलिस फोर्स इक्वेटर के पास, ये जो मैं कंडीशन बता रहा हूं इक्वेटर की है, इक्वेटर के पास कोरियोलिस फोर्स 0 है, तो इसको ये डिफ्लेक्ट ही नहीं कर पाएगा, राइट? इसको ये डिफ्लेक्ट ही नहीं कर पाएगा, तो विंड सीधा जाके अंदर एंटर कर जाएगी। तो ये डिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब यहां पे इसके अराउंड जो एक रोटेटिंग सिस्टम बननी चाहिए वही नहीं बनेगी। रोटेटिंग सिस्टम तभी बन पाएगी जब कोरियोलिस फोर्स इस विंड को एक्चुअली डिफ्लेक्ट कर रहा है। जैसे कि हमने इसके पहले पढ़ा था कि साइक्लोनिक कंडीशन जब बन रही है अराउंड लो प्रेशर एरिया, तो विंड सिंपली एंटर ना करते हुए कैसे एंटर होते हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर में वो राइट की तरफ टिल्ट करके एंटर होते हैं, इस तरीके से, करेक्ट, इस तरीके से, करेक्ट, इस तरीके से एंटर होते हो अंदर में, क्लियर? तो अंदर में इस तरीके से होते हो, रिजल्टेंट फिर आपको ये एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बनती हुई दिख रही है। बट ये कब पॉसिबल है, जब कोरियोलिस फोर्स इनफ पावरफुल है। जब कोरियोलिस फोर्स इनफ पावरफुल है तो वो विंड को एक्चुअली टिल्ट करा रहा है और अंदर में एक साइक्लोनिक सिस्टम बना रहा है। बट कोरियोलिस फोर्स अगर 0 है तो सिंपली वो लो प्रेशर में एयर एंटर कर जाएगी विदाउट रोटेटिंग। तो रोटेटिंग नहीं हो रही है तो उसे हम लोग साइक्लोनिक कंडीशन नहीं कहते। एंड दिस इज द रीजन व्हाई देयर इज अ फेवरेबल कंडीशन एट इक्वेटर टू फॉर्म द cyclone, but still there is a no cyclone. ठीक है, there is a no formation of cyclone in equator. The reason being Coriolis force is 0. अदरवाइज बाकी सभी कंडीशन फुलफिल हो जाती है। और सबसे पावरफुल अगर कहीं पे साइक्लोन अगर बनते तो वो शायद इक्वेटर पे बनते। सिर्फ एक ही कंडीशन वहां पे ना फुलफिल नहीं होती इक्वेटर के पास, वो है कोरियोलिस फोर्स की। वहां पे नहीं तो आपको जो टेम्परेचर है वो हमेशा आपको 27 डिग्री एंड अबो दिखेगा। उसके साथ साथ अपर एयर डाइवर्जेंस ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके साथ साथ प्री एग्जिस्टिंग डिस्टर्बेंस लो प्रेशर सिस्टम ये भी वहां पे बनते ही है। सिर्फ वहां पे एक ही चीज नहीं होती इक्वेटर के पास, वो होती है कोरियोलिस फोर्स नहीं होता वहां पे। और कोरियोलिस फोर्स नहीं होता इसलिए ये सिंपल सर्कुलेटरी सिस्टम न बनते हुए इस तरीके से सिस्टम बनती है। इसीलिए याद रखो ये प्रीलिम में क्वेश्चन आया हुआ है, करेक्ट, कि व्हाई इवन देयर इज ए चांस ऑफ फॉर्मेशन of cyclone in an equatorial region, या फिर the condition favorable for the formation of cyclone in equatorial region is there, but still there is a no formation of cyclone in equatorial region. What is the reason? The reason is Coriolis force is 0, और Coriolis force 0 होने के कारण वो सर्कुलेटरी जो विंड होनी चाहिए अबाउट द लो प्रेशर एरिया वो बन नहीं पाता और वहां पे साइक्लोन का फॉर्मेशन नहीं होता। इसीलिए अगर आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाई देयर इज ए नो साइक्लोन फॉर्मेशन इन इक्वेटोरियल रीजन, तो आपको आंसर देने के लिए एक ही आंसर उसका है कि वहां पे कोरियोलिस फोर्स 0 है इसीलिए। ठीक है, क्लियर? तो हमेशा याद रखो कि नहीं तो आप निकालने के टाइम पे आपने बोला कि भाई साइक्लोन दिखाना है आपको, मतलब आपने अगर मान लो मैपिंग कर रहे हो और मैपिंग में एक्सप्लेन कर रहे हो साइक्लोन, तो आपने यहाँ पे साइक्लोन निकाल दिया ना, इस तरीके से आपने दिखा दिया कि भाई साइक्लोन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ये गलत हो जाएगा। इक्वेटर के पास साइक्लोन भी फॉर्म नहीं होते। तो हमेशा याद रखो कि साइक्लोन आप जब भी रिप्रेजेंट करोगे तो वो इस इक्वेटर से एटलीस्ट 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ आपको दिखाने, मतलब इस एरिया में, क्योंकि 10 डिग्री के बियॉन्ड फिर कोरियोलिस फोर्स अच्छा खासा इनफ आपका स्ट्रॉन्ग बन जाता है 10 डिग्री के बियॉन्ड। ठीक है, 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के बियॉन्ड फिर अप टू 23.5 डिग्री एंड 23.5 डिग्री वो साइक्लोनिक कंडीशन सॉरी कोरियोलिस फोर्स बड़ा ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, तो वो साइक्लोनिक कंडीशन फॉर्म कर सकता है। बट इक्वेटर के पास आपने अगर मान के चलो कि साइक्लोन दिखा दिया, इसका मतलब आपका बेसिक क्लियर नहीं है। ठीक है, इक्वेटर के पास कोई साइक्लोन फॉर्म नहीं होता, ये याद रख लीजिए। तो बेसिकली मैं वही कहना चाह रहा हूं आपको कि प्रेशर ऑफ कोरियोलिस फोर्स शुड बी इनफ टू क्रिएट द साइक्लोनिक वर्टेक्स, क्योंकि साइक्लोनिक वर्टेक्स या फिर रोटेटिंग एयर जो बन रही है अराउंड द लो प्रेशर एरिया वो सिर्फ और सिर्फ बन सकती है कोरियोलिस फोर्स की वजह से। अगर कोरियोलिस फोर्स 0 है तो वो साइक्लोनिक कंडीशन बनेगी नहीं, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम बनेगी नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। तो दिस इज द सेकंड कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। फर्स्ट इज 27 डिग्री एटलीस्ट आपका ओशियनिक सी सरफेस टेम्परेचर होना जरूरी है। दूसरा कंडीशन क्या है कि प्रेशर ऑफ कोरियोलिस फोर्स इनफ होना जरूरी है सो दैट कि वो वर्टेक्स मतलब होता है वही सर्कुलेटरी सिस्टम क्रिएट कर पाए। एंड थर्ड कंडीशन इज अपर एयर डाइवर्जेंस। अपर एयर डाइवर्जेंस मींस व्हाट, ये समझते पहले। तो अभी इसके पहले मैंने आपको समझाया था, ये सब कुछ चीजें आपको पता है, सिर्फ ये वर्ड में यहाँ पे कंडीशन के फॉर्म में हम लोग पढ़ रहे हैं, बट ये सब कुछ आपको पता है। देखो हमने क्या पढ़ा था, जब भी किसी सरफेस का हीटिंग होता है तो वहां की एयर क्या होती है, निकल जाती है ऊपर में, क्योंकि हीटिंग होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर अचानक से बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ गया तो यहाँ की एयर लाइटर बन जाती है और एयर ऊपर निकल जाती है। तो ग्राउंड के पास आपका लो प्रेशर एरिया बनता है, ये हमने पढ़ा था, करेक्ट।
उसी के साथ साथ इसका ही अपोजिट कंडीशन क्या होता है, जब एयर इनफ हेवी बन जाती है तो वो सबसाइड होती है। सबसाइड होती है क्यों, क्योंकि भारी है, भारी है तो वो पूरा वहां पे कलेक्ट हो जाती है एट ए ग्राउंड लेवल जहां पे हाई प्रेशर एरिया बनता है। तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर एरिया ओवर द अर्थ सरफेस, करेक्ट। वो तो बेल्ट के फॉर्म में तो भाई जो कंटिन्यूअस है, जो हमने पढ़े थे इसके पहले, बेल्ट इक्वेटोरियल लो, देन सब ट्रॉपिकल हाई, सब पोलर लो एंड पोलर हाई। ये इक्वेटोरियल बेल्ट तो वो एग्जॉस्टिव एक्सटेंसिव ऐसे प्रेशर बेल्ट है, बट लोकलाइज भी हाई प्रेशर और लो प्रेशर एरिया बनते हैं। बट हमने एक चीज समझी थी कि जब भी लो प्रेशर और हाई प्रेशर एरिया बन रहा है ग्राउंड के पास, तो उसका एक कंडीशन बनता है पर्टिकुलर, जैसे कि लो प्रेशर कंडीशन यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे हाई प्रेशर कंडीशन बन रहा है, तो इसमें क्या होता है, एयर राइज करता है, कन्वेक्शन होता है। राइज ऑफ एयर इज नथिंग बट कन्वेक्शन, बट एक पर्टिकुलर हाइट तक ही जा सकता है, और उस हाइट का लिमिट क्या है, ट्रोपोपॉज। ये भी पढ़ा था हमने, ट्रोपोपॉज, क्योंकि ट्रोपोपॉज मतलब ट्रोपोस्फीयर के बियॉन्ड वो नहीं जा सकती, वो क्या हो जाती है, यहाँ पे डाइवर्ज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डाइवर्जेंस हो रहा है, याद रखो डाइवर्जेंस। और मैंने एक बात आपको कही थी, जो ग्राउंड के पास कंडीशन होती है इसकी अपोजिट कंडीशन अपर एयर में होती है। तो यहाँ पे लो प्रेशर है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, और हाई प्रेशर पे डाइवर्जेंस हो रहा है, बट दैट एयर बिकम्स कोल्ड एंड इनफ कोल्ड, तो ये सबसाइड होती है समवेयर, और जहां पे सबसाइड हो रही है वहीं पे हमारा ग्राउंड के पास क्या बन रहा है, हाई प्रेशर बन रहा है, और इसके अपोजिट कंडीशन यहाँ पे बनता है। हमेशा याद रखो कि जब भी दिखाओगे ना आप, तो जो ग्राउंड के पास की कंडीशन होती है तो अपर एयर में उसकी अपोजिट कंडीशन है, यहाँ पे लो है, यहाँ पे हाई, यहाँ पे लो प्रेशर है तो यहाँ पे हाई। बट ग्राउंड के बाद जहां पे भी हाई प्रेशर बना है, वहां से विंड, क्योंकि इसके पास एक्सेस में विंड है ना, या फिर एयर है, तो वो कहां तक जाती है फिर ग्राउंड के पास, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो विंड के फॉर्म में उसका फिर सॉरी विंड के फॉर्म में वही एयर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है। बट इतना आप समझ पा रहे हो कि जो हमारे साइक्लोन है, साइक्लोन कहां पे बन रहे हैं, साइक्लोन बन रहे हैं लो प्रेशर के अराउंड, लो प्रेशर के अराउंड साइक्लोन बन रहे हैं। तो इसी लो प्रेशर के अराउंड जो साइक्लोन बन रहे हैं उसके ही एग्जैक्ट अपोजिट में आपका क्या हो रहा है, डाइवर्जेंस हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, डाइवर्जेंस हो रहा है, और ये डाइवर्जेंस जितना फास्ट रहेगा, अभी ये क्यों बता रहा हूं मैं, या फिर ये कंडीशन क्यों है हमारे नॉलेज इसके ज्योग्राफी के कंडीशन के हिसाब से, ये इसीलिए है कि ये डाइवर्जेंस जितना फास्ट रहेगा उतना ही ज्यादा नीचे वाली एयर यहाँ पे आके वो जो कुछ वॉइड क्रिएट हुआ है वो ऑक्युपाई कर सकती है। वैसे यहां से जो एयर कन्वेक्शन हुआ है, यहाँ पे भी हाई प्रेशर बना हुआ है, तो हाई प्रेशर बन गया मतलब वो क्या होता है, एक टाइप के बाद वो जो हाई प्रेशर है वो और ज्यादा एक्स्ट्रा जो आने वाली एयर है वो समा नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास तो बहुत ज्यादा एयर है ना नीचे से आने वाली, करेक्ट। तो वो वहां पे एयर ज्यादा से ज्यादा आ नहीं पाएगी, तो ये एयर राइज कर पाएगी क्या, फिर नहीं, क्योंकि ये फुल हो चुका है। ठीक है, अगर पॉसिबली मैं कह रहा हूं कि अगर मान के चलो कि हाई प्रेशर बहुत ज्यादा लो प्रेशर से जाने वाली एयर से फुल हो चुका है, तो फिर एक्स्ट्रा एयर वहां पे ऑक्युपाई नहीं कर पाएगा, उसके पास भी लिमिटेड जगह होगी। ये पॉसिबल कब होगा, ये पॉसिबल तब होगा जब ये हाई प्रेशर खाली हो रहा है फास्ट, मतलब नीचे से एयर तो आ रही है बट ये निकल जा रही है, नीचे से एयर आ रही है वो निकल जा रही है, तो इसके बाद जगह वैकेंट होते जा रही है। ठीक है, और ये वैकेंट होना मतलब क्या, कि डाइवर्जेंस होना। जितना फास्ट डाइवर्जेंस होगा हाई प्रेशर से, एयर जितना डाइवर्ज हो जाएगी उतना ज्यादा नीचे से एयर फटाफट फटाफट वहां पे जा सकती है। अगर वो नहीं डाइवर्जेंस हो रहा है, याद रखो अगर डाइवर्जेंस नहीं हो पा रहा है तो नीचे से होने वाला जो कन्वेक्शन है वो स्लो हो जाएगा। कन्वेक्शन क्यों स्लो होगा, क्योंकि भाई इसके बाद जगह ही नहीं है ना, अभी हाई प्रेशर तो बन चुका है, यहाँ पे जगह ही नहीं है, नीचे से जाने वाली एयर से वो ऑलरेडी फुल हो चुका है, और डाइवर्जेंस भी बड़ा वीक था, तो नीचे से जाने वाला जो कन्वेक्शन हो रहा है वो फिर कम हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। बट एक बात याद रखो कि साइक्लोनिक कंडीशन बनने के लिए यहाँ पे जो कन्वेक्शन होता है ना, तो बड़े रैपिड होना जरूरी है। कन्वेक्शन जो हो रहा है वो बड़ा रैपिड होना जरूरी है। डेफिनेशन पढ़ो अभी, ये मैंने आपको कभी समझा के नहीं दिया था, बट डेफिनेशन पढ़ो। डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ था, आ गया नहीं, डाइवर्जेंस का आ गया अपर एयर, एक मिनट आपको बताया था, हाँ यहाँ सॉरी यहाँ पे करेक्ट। तो इट इज अ रैपिड अपवर्ड मूवमेंट, समझ में आ रहा है, वहां रैपिड अपवर्ड मूवमेंट जब साइक्लोन बनता है ना, या फिर साइक्लोन कंडीशन बनती है, तब जो एयर है ना जो ग्राउंड के पास लो प्रेशर के अराउंड बन रही है वो इतनी ज्यादा वार्म हो जाती है ओवर ओशनिक सरफेस कि वो वर्टिकली राइज करती है फटाफट फटाफट, क्योंकि वो ज्यादा वार्म हो चुकी है, करेक्ट। और वो जो राइज करेगी तो वो राइज इतना फास्ट होना जरूरी है
या फिर यूजुअली फास्ट होता है, वो फास्ट क्यों होता है? क्योंकि ये फास्ट तभी हो पाएगा जब वहां की एयर फटाफट डाइवर्ज होगी, ठीक है। तो ग्राउंड के पास से एयर तो ऊपर जा रही है, बट अपर एयर में वो डाइवर्ज होगा। अगर डाइवर्जेंस स्लो है तो शायद रैपिड अपवर्ड मूवमेंट भी नहीं हो पाएगा, करेक्ट। सो रैपिड अपवर्ड मूवमेंट तभी पॉसिबल हो रहा है जब अपर एयर डाइवर्जेंस हो रहा है। तो वही एक्चुअली उसका प्री कंडीशन है कि अपर एयर डाइवर्जेंस शुड बी देयर। अगर अपर एयर डाइवर्जेंस नहीं होगा तो रैपिड अपवर्ड मूवमेंट पॉसिबल नहीं होता। वैसे ये साइक्लोन की कंडीशन ही है कि रैपिड अपवर्ड मूवमेंट होता है, ठीक है। इसका मतलब ऊपर में डाइवर्जेंस भी होता है। अगर डाइवर्जेंस नहीं होगा तो शायद आपके साइक्लोन नहीं बनेंगे। तो दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन, ठीक है। उसके बाद प्री एग्जिस्टिंग डिस्टर्बेंस, जिसे हम लोग कहते हैं लो प्रेशर एरिया। तो बेसिकली क्या है कि इसे हम लोग समझते हैं इससे कि साइक्लोन जो होता है ना, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ लो प्रेशर एरिया। जो हमने इसके पहले ये पढ़े थे थंडरस्टॉर्म वगैरह, अभी थंडरस्टॉर्म का फिर से एक बार हम लोग पढ़ेंगे ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन। बट याद रखो कि एग्जैक्टली क्या होता है कि इसके ऊपर ना बहुत सारे ऐसे लो प्रेशर एरिया बनते हैं, क्योंकि पूरा जो कुछ हमारा ओशनिक सरफेस होता है वो बड़ा ही हॉट होता है, बियॉन्ड सॉरी अबो 27 डिग्री उसका टेम्परेचर होता है। तो नहीं, लोकलाइज ऐसे ना लो प्रेशर एरिया बने होते हैं। तो ये पूरा साइक्लोन नहीं है, ये सिर्फ इस तरीके से ना एयर ऊपर जाते रहती है, कहीं पे डाइवर्ज होते रहती है, करेक्ट। तो ये ऐसे ना प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर एरिया बने रहते हैं। बट होता क्या है कि ऐसे नंबर ऑफ प्री एग्जिस्टिंग एरिया या प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर एरियाज जो ऊपर कन्वेक्शन कर रहे हैं, मतलब एयर जिसमें कन्वेक्शन हो रही है, रैपिड अपवर्ड मूवमेंट हो रही है, वही एक साथ होके फिर एक लार्जर सिस्टम बनाते हैं। वही एक साथ होके एक लार्जर सिस्टम बनाते हैं, जिसे फिर हम लोग साइक्लोन कहते हैं। अभी ये एग्जैक्टली कैसे होता है मैं समझाऊंगा, बट ये समझ लीजिए फिलहाल तो कि ये जो कुछ लोकलाइज लो प्रेशर एरियाज होते हैं ना ग्राउंड के पास, मतलब ओशनिक वाटर के सरफेस के ऊपर, तो वही फिर एक होके एक बड़ा सिस्टम बनते हैं, जिसे फिर हम लोग साइक्लोन कहते हैं। बट उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा, इनमें प्री एग्जिस्टिंग डिस्टर्बेंस, जिसे हम लोग कहते हैं लो प्रेशर एरिया सिस्टम, होनी जरूरी है। तो ऐसी लोकलाइज लो प्रेशर एरिया सिस्टम होनी जरूरी है पानी के ऊपर, जो फिर मर्ज होके फिर एक लार्ज साइक्लोन का स्वरूप उसको आ जाता है। क्लियर? तो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। इसमें से एक भी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हो रही तो आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं बनता। और एक कंडीशन है, सॉरी और एक कंडीशन है, वेट अ मिनट, एक कंडीशन, हाँ ये चुप गई थी नीचे, ठीक है। उसे कहा जाता है वीक विंड शेयर। मैं समझाता हूं, ठीक है समझाता हूं, बट ये 4 कंडीशन पहले समझ लीजिए क्या थी। एक तो था आपका लार्ज सी सरफेस विद टेम्परेचर 27 डिग्री एंड अबव, उसका मिनिमम 27 डिग्री होना चाहिए, बट अबव ही होना हुआ तो और भी ज्यादा फेवरेबल है। देन प्रेशर ऑफ कोरियोलिस फोर्स शुड बी इनफ। कोरियोलिस फोर्स अगर नहीं होगा तो आपको पता है सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं बन सकती, सिंपली आपका एयर वहां पे लो प्रेशर एरिया में आ जाएगी, जैसे कि इक्वेटर के पास हो रहा है। तो प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ऑफ कोरियोलिस फोर्स शुड बी इनफ टू क्रिएट द साइक्लोनिक वर्टेक्स। अपर एयर डाइवर्जेंस होना जरूरी है, सो दैट कि नीचे से जाने वाली जो एयर है वो रैपिडली ऊपर जा सके, करेक्ट। उसके साथ साथ प्री एग्जिस्टिंग डिस्टर्बेंसेस लाइक लो प्रेशर एरिया, छोटे छोटे लो प्रेशर एरिया होने जरूरी है। अभी लास्ट है वीक विंड शेयर, ठीक है। वीक विंड शेयर मतलब क्या होता है वो समझिए, ठीक है। और ये 5 कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है फॉर्मेशन के लिए, 5 ही कंडीशन है, ठीक है। देखो वीक विंड शेयर, विंड शेयर मतलब मैं सबसे पहले आपको समझाता हूं क्या होता है विंड शेयर, ठीक है। विंड शेयर ऐसा होता है कि हमें पता है कि हमने ये भी पढ़ा था कि ये एयर तो ऊपर जा रही है, बट उसके साथ साथ जो हमारी विंड होती है, जैसे कि हमारे विंड मतलब कौन सी विंड, जैसे कि हमारे वेस्टर्लीज हो गए, ईस्टर्लीज हो गए, ट्रेड विंड हो गए, वो तो एक्चुअली हॉरिजॉन्टल मूव करते हैं सरफेस के ऊपर, पानी के सरफेस है या फिर लैंड के सरफेस के ऊपर है। जैसे कि ये जो कुछ हमारा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर इक्वेटोरियल लो, तो ये जो कुछ आपके विंड आ रहे हैं, जैसे कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में इस तरीके से ट्रॉपिकल ईस्टर्न सॉरी ट्रॉपिकल ट्रेड विंड, मतलब नॉर्थ ट्रॉपिकल ट्रेड विंड्स है, ये साउथ में साउथ ट्रॉपिकल ट्रेड विंड्स है, ठीक है। तो ये इस तरीके से मूव कर रहे हैं, ये इस तरीके से मूव कर रहे हैं, मतलब ये सरफेस के ऊपर हॉरिजॉन्टल मूव कर रहे हैं। और हमारा जब लो प्रेशर एरिया बन रहा है ओवर द ओशियनिक सरफेस, तो वो तो वर्टिकल जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब इन्हीं वर्टिकल जो कन्वेक्शन हो रहा है, करेक्ट, वर्टिकल जो कन्वेक्शन हो रहा है, इसको शायद हॉरिजॉन्टली ब्लो करने वाली जो विंड है, जो सी सरफेस के ऊपर एज ए विंड हॉरिजॉन्टली ब्लो कर रही है, वो इस वर्टिकल जाने वाले कन्वेक्शन को, शायद उस मूवमेंट को हैम्पर कर सकती है, करेक्ट। रैपिड अपवर्ड मूवमेंट होना जरूरी है, ये बड़े शांति से होना जरूरी, शांति से इन द सेंस ये बड़ा फास्ट होना जरूरी है, बट इनमें भी डिस्टर्ब अगर कोई कर पा रहा है तो वो कर पा रहा है हॉरिजॉन्टल मूव होने वाली एयर,
अभी हॉरिजॉन्टल मूव करने वाली एयर का भी अपना एक स्पीड होता है। ये कैसे डिसाइड होता है, ये याद करिए, हमने पढ़ा था कि ग्राउंड के पास की जो एयर होती है ना, वो बड़ी स्लो होती है जब हॉरिजॉन्टल ब्लो कर रही है तब। हॉरिजॉन्टल जब ब्लो कर रही है, जिसे हम लोग विंड कहते हैं, ग्राउंड के पास जब हॉरिजॉन्टली जो भी विंड ब्लो करती है उसे हम लोग विंड कहते हैं। तो ये जो विंड होती है ग्राउंड के पास की, उसका स्पीड कम होता है एज कंपेयर टू विंड विच इज एट ए सम हाइट, 2 से 3 किलोमीटर वाली। क्यों? इसका रीजन था फ्रिक्शनल फोर्स। याद है आपको फ्रिक्शनल फोर्स क्या था? कि फ्रिक्शनल फोर्स आपका ग्राउंड के पास ज्यादा अप्लाई होता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई क्यों होता है? क्योंकि ग्राउंड के पास आपको पता है कि बहुत ज्यादा, हमने देखा है कि पेड़ वगैरह होते हैं या फिर कुछ टोपोग्राफी होती है जैसे कि माउंटेन्स वगैरह है, तो ग्राउंड के पास की एयर ना थोड़ी स्लो होती है एज कंपेयर टू अप एयर। अप एयर मतलब एटलीस्ट 2 से 3 किलोमीटर के हाइट वाली। तो 2 से 3 किलोमीटर की हाइट वाली एयर तो बड़ी फास्ट होती है। और हमेशा फिर आप बोलोगे सर वाटर के ऊपर कहां पे, वहां पे पेड़ वगैरह है, वहां पे तो कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। बट हमारे ग्राउंड के पास की जो एयर होती है वो ज्यादा डेंस होती है। और डेंसर एयर में जब ब्लो कर रही है कोई भी एयर, तो उसको ना ज्यादा फ्रिक्शन लगता है। वहां पे कोई ऐसे पेड़ वगैरह तो होते नहीं है, बट फ्रिक्शन तो लगता है। वाटर सरफेस फ्रिक्शन है या फिर वो डेंसिटी ज्यादा है ग्राउंड के पास, ग्राउंड इन मतलब सरफेस के ऊपर, तो वहां पे एयर को फ्रिक्शन तो है ही। फ्रिक्शन कम होते चलता है जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं, मतलब हाइट पे जाते हैं। इसका मतलब ये आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये रैपिड अपवर्ड मूवमेंट तो होना जरूरी है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन, बट हमारे ये जो कुछ हॉरिजॉन्टल विंड्स है, ये भी उसमें बाधा ला सकते हैं। क्यों ला सकते हैं? अगर मान के चलिए कि ये जो कुछ वर्टिकल चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, वर्टिकल जो मूवमेंट हो रही है इसी विंड की, ये अगर बड़ी फास्ट है, फास्ट इन द सेंस कैसे? ग्राउंड के पास अगर मान के चलो कि 2 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से एयर ब्लो कर रही है ग्राउंड के पास, ठीक है, बट अगर मान के चलो वर्टिकली उसका जो चेंज है, क्योंकि हमें पता है कि स्पीड तो इंक्रीज होती है विथ रिस्पेक्ट टू हाइट, तो हॉरिजॉन्टल एयर तक ब्लो कर रही है। तो अगर मान के चलो यहाँ पे 1 किलोमीटर पे 10 किलोमीटर, सॉरी 500 मीटर पे 10 किलोमीटर पर आवर होगी, मतलब उसकी स्पीड, उसके ऊपर अगर मान लो 1.5 किलोमीटर पे 15 होगी, ठीक है, उसके ऊपर 30 होगी, उसके ऊपर मान लो 40 होगी, तो आपको क्या दिख रहा है कि जो स्पीड ग्राउंड के पास 2 किलोमीटर पे थी, वो 2-3 किलोमीटर पे कितना दिख रहा है आपको? 40 किलोमीटर पर आवर हो रही है। तो फर्क कितना है आपको? 40, 1-2 किलोमीटर पे 40 किलोमीटर हो रही है, और ग्राउंड के पास कितना है? 2 किलोमीटर। करेक्ट? तो ये जो चेंज है ये बड़ा ही फास्ट है, ठीक है, ये चेंज जो है ये बड़ा ही फास्ट है। ये जो कुछ प्रेशर इस वर्टिकल विंड, मतलब वर्टिकल जो कुछ कन्वेक्शन हो रहा है ड्यू टू द हीटिंग ऑफ ओशनिक सरफेस, इसके जो कन्वेक्शन के जो ये बने हुए हैं, ठीक है, कन्वेक्शन के लिंब बने हुए, ब्रांचेस बने हुए हैं, इसको डिस्टर्ब करने का जो आपका एक हम लोग कहेंगे कि डिस्टर्ब करने की जो कोशिश करते हैं हॉरिजॉन्टल विंड, इसी विंड का जो प्रेशर है ना, इसी विंड का जो प्रेशर है इसी वर्टिकल राइज ऑफ एयर फिर कन्वेक्शन के ऊपर, उसको हम लोग कहते हैं विंड शियर। मतलब विंड की वजह से जो कन्वेक्शन हो रहा है उसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है, जो डिस्टर्बेंसेस हो रहा है, जो फोर्स लग रहा है, इसको एक्चुअली कहा जाता है विंड शियर। अभी ये जो विंड शियर है ये 2 प्रकार का हो सकता है, एक तो ये वीक विंड शियर हो सकता है या फिर स्ट्रॉन्ग विंड शियर हो सकता है। अभी स्ट्रॉन्ग विंड शियर और वीक विंड शियर क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा आपको, यहाँ पे 2 किलोमीटर पर आवर की हवा, तो मतलब विंड ग्राउंड के पास फ्लो कर रही थी, बट 2-3 किलोमीटर पे उसका स्पीड कितना हो गया? 40 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से अगर रैपिड चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू हाइट, तो इसको कहा जाएगा स्ट्रॉन्ग विंड शियर। याद रख लो, इसको कहा जाएगा स्ट्रॉन्ग विंड शियर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग विंड शियर। बट इसके अपोजिट क्या रहेगा? ग्राउंड के पास 2 किलोमीटर पर आवर की हवा है, उसके ऊपर 2-3 किलोमीटर में ज्यादा चेंज होके वो 5 किलोमीटर पर आवर की हवा होगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 किलोमीटर, लेट से ये 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है, मतलब ग्राउंड से लेके यहाँ तक के 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये स्पीड है, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे सर ये 3 किलोमीटर क्या कह रहे हो, ये मैं हाइट कह रहा हूँ। हाइट कितना है? 3 किलोमीटर। और ये क्या है? स्पीड ऑफ विंड है, मतलब विंड कितने स्पीड से ब्लो कर रही है। ग्राउंड के पास 2 किलोमीटर पर आवर में कर रही है, मतलब 1 घंटे में 2 किलोमीटर ट्रेवल कर सकती है। यहाँ पे ये 3 किलोमीटर पे वही विंड 40 किलोमीटर ट्रेवल कर सकती है 3 किलोमीटर के हाइट पे, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन कम है। बट यहाँ पे स्पीड कितनी है विंड की? 2 किलोमीटर पर आवर ग्राउंड के पास, बट यहाँ पे 3 किलोमीटर पे कितनी हुई? 3 किलोमीटर पे हो होके 5 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ग्राउंड से लेके 3 किलोमीटर तक ज्यादा से ज्यादा कितने किलोमीटर का स्पीड बढ़ा? 3 किलोमीटर पर आवर का स्पीड बढ़ा। बड़ा ही कम डिफरेंस है ना, ग्राउंड के पास 2 थी, 3 किलोमीटर पे आपका 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। करेक्ट? तो ज्यादा चेंज कितना आया? 3 किलोमीटर पर आवर का आया। यहाँ पे चेंज कैसे है? ग्राउंड के पास आपका 2 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है, और 3 किलोमीटर पे जो स्पीड है उसका वो है 40 किलोमीटर पर आवर।
38 किलोमीटर का मतलब 38 किलोमीटर पर आवर का वहां पे डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे जितना फास्ट चेंज होगा विंड का स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू हाइट, उसको कहा जाएगा स्ट्रॉन्ग विंड शियर। और जब यही विंड का स्पीड जो हॉरिजॉन्टल होता है, यूजुअली विंड हमने क्या समझा था, हॉरिजॉन्टल होता है, तो हॉरिजॉन्टली जब विंड ब्लो करता है तो हाइट के साथ उसका जो स्पीड होता है वो भी चेंज होता है, बट वो धीरे धीरे, मतलब कि 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर पे सिग्निफिकेंट कोई चेंज नहीं हो रहा है। जैसे 2 से लेके 3 किलोमीटर तक, सॉरी ग्राउंड से लेके 3 किलोमीटर तक विंड का स्पीड कैसे चेंज हुआ, 2 से लेके 5 किलोमीटर तक ही है, हार्ट टू हार्ट 3 किलोमीटर का चेंज हुआ है, तो ये बड़ा ही स्लो चेंज हुआ है, तो इसको कहा जाता है वीक विंड शियर। ये वर्ड याद रख लीजिए, ये बहुत लोगों को समझता नहीं है, बुक्स में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं करा हुआ है। तो स्ट्रॉन्ग विंड शेयर और वीक विंड शेयर आई होप आपको समझा होगा। तो विंड शेयर इज नथिंग, सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग वीक तो छोड़ दो, सबसे पहले तो विंड शेयर समझिए। तो विंड शेयर इज नथिंग बट द हॉरिजॉन्टल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द विंड ऑन दैट वर्टिकल राइजिंग ऑफ, या फिर कन्वेक्टिव करंट, जो कन्वेक्टिव करंट जो बन रहे हैं ना, जो वर्टिकल राइज हो रहे हैं, उनके ऊपर जो हॉरिजॉन्टल प्रेशर दे रहा है विंड, उसको ही विंड शेयर कहते हैं। और यही विंड शेयर जो है वो एक्चुअली अलग अलग हो सकता है। वो कैसे डिसाइड होगा कि ग्राउंड के पास जो स्पीड है उसी विंड की और हाइट के पास जो स्पीड है उसमें अगर बहुत रैपिड चेंज हो रहा है, जैसे कि ग्राउंड के पास 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है बट यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो उस विंड शेयर को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग विंड शेयर कहते हैं। और अगर मान लो चेंज जो है ग्राउंड के पास जो स्पीड है और हाइट पे जो स्पीड है वो बड़ा ही स्लो हो रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं वीक विंड शेयर। तो बेसिकली विंड शेयर इज नथिंग बट हॉरिजॉन्टल एयर का जो कुछ एक प्रेशर है वही होता है, विथ रिस्पेक्ट टू हाइट वो चेंज होते जाता है। जितना रैपिड चेंज होगा तो उसे हम लोग स्ट्रॉन्ग विंड शेयर कहेंगे, और जितना स्लो होगा चेंज विथ रिस्पेक्ट टू हाइट उसको हम लोग वीक विंड शेयर कहेंगे। और यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे कंडीशन दी गई है कि उस एरिया में जो विंड ब्लो कर रही है उसका विंड शेयर वीक होना चाहिए, मतलब वीक विंड शेयर होना चाहिए। अगर वो होगा तो ही फिर साइक्लोनिक कंडीशन फॉर्म हो सकती है। उसका रीजन क्यों है, अभी देखो, रैपिड अपवर्ड मूवमेंट होना तो जरूरी है, जितना रैपिड अपवर्ड मूवमेंट होगा और वर्टिकली डाइवर्जेंस होगा उतना ज्यादा ये कन्वेक्टिव करंट फॉर्म करेगा। अभी कन्वेक्टिव करंट फॉर्म कर रहा है मतलब क्या कर रहा है कि ओशियनिक सरफेस के ऊपर इवापोरेशन हो रहा है क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, और वो जो वर्टिकल कन्वेक्शन हो रहा है तो वही विंड जो ऊपर जा रही है वो अपने साथ क्या लेके जा रहा है, मॉइस्चर लेके जा रहा है। और मॉइस्चर में क्या होती है, लैटेंट हीट होती है, और यही लैटेंट हीट एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। मैंने बार बार कहा है कि भाई ये लैटेंट हीट हम लोग आगे जाके पढ़ने वाले हैं और यही रिस्पॉन्सिबल है ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए। ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगा, बट इतना समझिए कि ये जितना ज्यादा फास्ट ऊपर मूव करेगा और जितना ज्यादा से ज्यादा वहां से वहां से आपके कन्वेक्टिव करंट्स राइज करेंगे, तो उस कन्वेक्टिव करंट के साथ ऊपर में जाएगा मॉइस्चर। मॉइस्चर ऊपर जा रहा है इसका मतलब लैटेंट हीट ऊपर जा रही है। जितना ज्यादा लैटेंट हीट ऊपर जाएगी उतना ज्यादा वो साइक्लोन स्ट्रॉन्ग बनते हुए चलेंगे, ठीक है, या फिर बनेगी नहीं, वो तो बड़ी वीक रहेंगे। बट ये सिस्टम अगर कोई डिस्टर्ब करने का कोशिश करता है वो करता है विंड शियर। तो विंड शियर अगर मान के चलो वीक है तो वो ये सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसका मतलब ये जो कुछ कन्वेक्शन हो रहा है ना वो हो पाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग विंड शेयर है तो ये सिस्टम को वो डिस्टर्ब कर देगा, तो हमारे साइक्लोन नहीं बन पाएंगे। समझ में आ रहा है व्हाई देयर इज ए नीड ऑफ और व्हाई देयर शुड बी द वीक विंड शेयर, क्योंकि हमारा जो कन्वेक्शन होने वाला सिस्टम है ना वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। वो अगर एक बार डिस्टर्ब हो गया तो समझ लीजिए साइक्लोन फॉर्मेशन नहीं हो सकता। तो दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट कंडीशन जो बड़ी इंपॉर्टेंट है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन। किसी को यहां तक डाउट है अभी ऑनलाइन? आकृति, भूमि, मंथन, प्रेम, यशस्वी, ठीक है, इसको रिवाइज करो। मैं कल एक बार फिर से इसको रिवाइज कराऊंगा आपको कि एग्जैक्टली हमने क्या पढ़ा था, 5 इंपॉर्टेंट कंडीशन। और यही इसी के पास मैं डेफिनेटली आपको बता रहा हूं, जब भी ट्रॉपिकल साइक्लोन आएगा ना आपका आंसर वेदर वो मेंस का रहे या फिर आपका प्रीलिम का रहे, कंडीशन जो स्टेटमेंट था इसी के ऊपर बनेगी। इसके पहले मैंने जो सर्कुलेशन वगैरह बताया आपको, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, साइक्लोनिक, एंटी साइक्लोनिक, उसके साथ साथ ये कंडीशंस कि व्हाट आर द कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मतलब ट्रॉपिकल साइक्लोन वगैरह वगैरह, उसके साथ साथ मेंस में भी आपका आंसर राइटिंग, क्योंकि इसके बाद ही जस्ट हम लोग ये टॉपिक खत्म होने के बाद भी मेंस के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। प्रीवियस ईयर ही मेंस में क्वेश्चन पूछा गया, वही क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसके बाद, ठीक है। तो ये सब अगर आपको समझ में आता है ना तो आगे आने वाले क्वेश्चन को आप आंसर कर सकते हो, करेक्ट। तो ये क्लियर है, अगर नहीं है तो बताइए।
ऑनलाइन किसी को डाउट है, आकृति, भूमि, मंथन, प्रेम, मैं कल एक बार आपको फिर से डिस्कस कराऊंगा, फिर से एक बार, ठीक है, एक बार फिर से समझाऊंगा आपको कि एग्जैक्टली क्या हमने पढ़ा था कल, और कैसे इसको यूज करते हुए, यही नॉलेज को यूज करते हुए, यही नॉलेज मैं एक्चुअल आपको कल मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग कराऊंगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग किस लिए? हाउ टू राइट आंसर। जब आपको इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको सोचना कैसे होता है, कैसे आंसर को आर्टिकुलेट करना होता है, ये मैं आपको कल बताऊंगा एग्जैक्टली। तो ये कल मैंने अभी तक आपका कभी आंसर राइटिंग का सेशन लिया नहीं है ज्योग्राफी का, तो कल मैं आपका एक प्रैक्टिस कराऊंगा 2-3 क्वेश्चन के साथ। उसके बाद हम लोग फिर जो भी हमारे प्रीवियस क्वेश्चन बचे हुए थे या फिर प्रीवियस हमने जो टॉपिक पढ़े थे उसके ऊपर के भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी धीरे धीरे जैसे हमने डिसाइड करा अभी सर ने कि मेंस का हमारा प्रैक्टिस स्टार्ट करना जरूरी है, क्योंकि अच्छा खासा कवर तो कर लिया हमने, तो अभी मेंस का आंसर राइटिंग कैसे करना है तो वो आपके सेशन धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो कल हम आंसर राइटिंग के साथ देखेंगे इसको, ठीक है, चलिए, ठीक है, थैंक यू।